कर्नल अजय रैना। सर, आई एम जस्ट अ बिग फैन। आपकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, धन्यवाद। जिसमें लाइव होते हैं ना वो 5,000 6,000। सर, उसमें हम भी एक रहते हैं। आप होते तो तभी हम भी बोल पाते। जिस दिन देखना बंद कर दोगे तो हम भी बिस्तर उठा के झोला उठा के हिमालय चले जाएँगे। तो सर, आज तो मैं फ़ीरन इसलिए स्पेशली पहना। मैंने कहा सर थोड़ी कश्मीरी हवा हुँ, हुँ। आ जानी चाहिए। कश्मीर में जो जाता है ना उसको हवा लग जाती है कश्मीर वाली। यही प्रॉब्लम है कि जम्मू वाले हम क्यों रोते हैं। जो आईएएस अफ़सर आता है, जो आता है कश्मीर जाता है और उसकी हवा बदल जाती है, तो फिर वो जम्मू उसके नक्शे से निकल जाता है। इसलिए हम शोर मचाते हैं। आज मैं आपको, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगा, आप इसका आंसर दे देंगे, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगा। ओके। मैंने अभी किसी के साथ और पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल शेयर नहीं किया। तो सर, ये आप कुछ दिन से ये बात कह रहे थे, एंड मैं प्राइमा फेसी बोल देता हूँ, आई लव द आर्गुमेंट, कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए। बताइए सर, ओवर टू यू। कुछ दिन नहीं, मैं तो आई डोंट नो 2019 में जब हमारी स्टेट की बाइफरकेशन हुई, लद्दाख अलग हुआ और यूटी बनी और जम्मू कश्मीर यूटी बनी, तो उस टाइम एक्सपेक्टेड भी था और सुना भी था कि टिल लास्ट मोमेंट इज़ गोइंग टू बी 3 ट्राइफिकेशन, जम्मू अलग, कश्मीर अलग। बिकॉज़ इसकी जो बेसिस है ना, आप अगर 1960s में जाएँगे, उस टाइम जो डॉक्टर करण सिंह, हू वाज़ एक्चुअली हू डिडंट स्टैंड बाय हिज़ ओन फादर, जस्ट बिकॉज़ ही वाज़ सो इम्प्रेस्ड बाय नेहरू जी, उन्होंने भी कहा था कि अलग कर दो यार, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग कॉमन। सी, हम समझते हैं हाँ, इस 20-25-30 किलोमीटर पे पहाड़ों में तो और कम डिस्टेंस पे लैंग्वेज चेंज होती है, जिसको डायलेक्ट बोलते हैं। सो यू हैव डोगरी, पर डोगरी की 25-30 शेड्स होती हैं ना। इतना भी अगर कॉमन हो तो हम कहें हाँ, कुछ कॉमनैलिटी है। तो बीच में पीर पंजाल पहाड़ खड़ा है, उसके इस तरफ हम लोग हैं, जो अपने आप को डोगरा बोलते हैं, जिसमें डोगरा के बड़े ज़्यादा सेगमेंट्स हैं, पहाड़ी हैं, पुंछी हैं, डोडा भद्रवाही वाले हैं, बसोली वाले हैं, बट वी ऑल कॉल आवरसेल्व्स डोगरा, बिकॉज़ वी डोगराज़, उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम सब शामिल हैं। पीर पंजाल के उस तरफ जाओ तो उसमें आज की डेट में तो 99% कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। जब कश्मीरी मुस्लिम्स नहीं भी थे, उनकी जो माइनॉरिटी 3-4% थी पंडित्स की, तो भी जम्मू के डोगरा, डोगरा कह लीजिए, जम्मू प्रदेश कह लीजिए आप, बिकॉज़ डोगराज़ जनरली टेकन एज़ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स। पूरा जो प्रोविंस है, उसमें कोई कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड हैबिट, ड्रेसिंग, नथिंग इज़ कॉमन। तो आपने क्या किया, एक सिस्टम चलाया यहाँ पे कि अगर एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, तो कश्मीर हैज़ डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, जम्मू हैज़ डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू। आपने भारत क्या है, दुनिया में किसी स्टेट में ऐसे नहीं देखा होगा कि एक ही स्टेट के अंदर एक ही डिपार्टमेंट के 2 डायरेक्टर्स, टूरिज़्म का डायरेक्टर अलग, इनका अलग, एग्रीकल्चर का अलग, इनका अलग, इंडस्ट्री का अलग। तो उससे होता क्या है कि ऊपर जो कमिश्नर सेक्रेटरीज़ बैठे हैं, जो उन दोनों को कंट्रोल करते हैं, वो देखने में बड़ा फैंसी लगता है कि जो है जम्मू के लिए किया। जो फंडिंग पहले क्या आती थी 80% फंडिंग, और मैं आपको फंडिंग की बात बताऊँ, जो हमारी जीएसटी और टैक्स कलेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर की, अगर आप वेबसाइट पे चेक करें, अबाउट 75 to 76% इज़ जनरेटेड फ्रॉम जम्मू ऑफ होल यूटी। 75 के आसपास परसेंट जम्मू से जनरेट होती है। हुँ। उसका जो खर्चा होता है रेवेन्यू में, वो 70% कश्मीर पे होता है। हुँ, हुँ। तो आप ये देखिए, दिस इज़ अ डिस्पैरिटी। और क्यों होता है? और जब 2019 से पहले तो सरेआम होता था और लद्दाख को कुछ नहीं मिलता था, टू बी ऑनेस्ट। लद्दाख ने बहुत सफ़र किया है, गुड उनकी जान। तो लद्दाख और जम्मू, इन दोनों का हिस्टोरिकली मतलब, हाँ, ये लेगेसी इशू है। अगर थोड़े लड़कों की तरह बोले तो कटा हुआ है हमेशा इनका, हाँ, सब बिकॉज़ काटते रहे। तीनों है ना, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। लद्दाख वाज़ किसी ज़माने में, अगर लेह आज भी मेजॉरिटी वाइज़ बुद्धिस्ट है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 40% शिया मुस्लिम्स हैं, बल्तिस्तान वाले। कारगिल इज़ ऑल आउट एंड आउट शिया, ज़ंस्कार वैली को छोड़ के, ज़ंस्कार वैली हैज़ बुद्धिस्ट। उनका उन जो वहाँ जो शिया मुस्लिम है, उनका कश्मीर के साथ, मूवमेंट के साथ कोई लेना-देना नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे डोंट लाइक कश्मीरी, बिकॉज़ दैट पूरा जो 70% जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी 2019 से पहले, उसका 70% जियोग्राफिकल एरिया लद्दाख में था। और उसको प्रोविंस, 3 प्रोविंस बोलते थे, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख। लेकिन लद्दाख को एडमिनिस्ट्रेटिवली कश्मीर के साथ जोड़ा हुआ था। तो एटलीस्ट जम्मू हैड अ डायरेक्टर एजुकेशन ना, तो कश्मीर का डायरेक्टर एजुकेशन लद्दाख की एजुकेशन कंट्रोल करता था, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो पहले तो सरेआम था ना कि पैसा आया दिल्ली से, हमारी स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा आया 47 के बाद। जहाँ बिहार जैसी स्टेट को, बाकी स्टेटों को ₹50 पर हेड मिल रहा है, हमें ₹800 पर हेड मिल रहा था। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल भी तो। बहुत ज़्यादा। किस लिए कोई पूछे? ये हमने बताया कश्मीरियों को, आप बहुत स्पेशल हो। मैं उनको पूछता हूँ, भाई राजपूत जो राजस्थान के रजवाड़े हैं वो स्पेशल नहीं है?
बिहार का बिहारी स्पेशल नहीं है, गुजरात का गुजराती स्पेशल। आप लोगों ने क्या इतना कुछ उखाड़ लिया किसी का कि ये बहुत स्पेशल हो। और मैं बताता हूँ उसका स्पेशल क्यों है। एक ही कम्युनिटी है पूरी दुनिया में जिसके ऊपर 600 साल बाहर वाले लोगों ने राज किया। तुर्क आए, मुगल आए, अफ़गान आए, सिख आए, डोगरा आए, और एक बार भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ी एक रिवोल्ट करने की। कभी सुना आपने? 600 साल बाहर वाले आपके सिर पे बैठ जाएँ और आप ऐसे ना करो। पाकिस्तान भी तो बैठा है अभी सिर पे। तो इनकी आदत है ना। लेकिन इनके डीएनए में वो चीज़ घुस गई कि जो नॉन कश्मीरी है ना, वो हमारा नहीं हो सकता, बिकॉज़ सबने रगड़ा इनको आके। अफ़गान ने लूटा, उससे पहले सबने लूटा। डोगरा एम्पायर और सिख एम्पायर इनफैक्ट, वहाँ से जाके इनको इज़्ज़त और स्टेबिलिटी मिली। और बाय 1920 अपीसमेंट है मतलब ये। नहीं, सी सिक्स वर वेरी सिंपल। वो आए, उन्होंने कहा भाई सुना यहाँ सारे कश्मीरी पंडितों को हिंदू मुसलमान बनाया गया, बताओ कौन-कौन से मंदिर तोड़े हैं, आप सर दोबारा वापस करो, रिवर्ट बैक एंड एवरीबॉडी गोज़ बैक टू सनातन। अच्छा। तो कश्मीरी पंडित ही उठे किश्ती में बैठ के, दरिया के बीच में बैठ के बोले हम किश्ती उल्ट के सुसाइड कर लेंगे अगर आपने ऐसे किया तो। ये प्रॉब्लम, एक गाना था ना, जानम समझा करो। तो जो लोग तो मैं उनको बोलता जानम समझा करो यार, ये खुद क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। फिर आया डोगरा रूल, और डोगरा रूल्स में कश्मीरी आपको जो मर्जी बोलें प्लेटफॉर्म पे, अगर 1 टू 1 उनके बुजुर्गों से हार्ट टू हार्ट टॉक करो तो कहेंगे यार दे वर गुड। एसपी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, जो श्रीनगर के लैंडमार्क कॉलेजेस हैं जहाँ से निकल के कश्मीरी एलीट पढ़ी है, वो डोगरा ने अपने पेरेंट्स के नाम पे रखा ना, महाराजा अमर सिंह के नाम पे, महाराजा प्रताप सिंह के नाम पे किसने बनाए। तो डोगराज इन्वेस्टेड ए लॉट, और उसका रीज़न ये था कि एक कश्मीर में एक लहर चली 1925 के बाद। 1925 सब ठीक था, फर्स्ट क्लास। उससे पहले उनको एक ही तकलीफ थी, देयर वाज समथिंग कॉल्ड बेगार। बेगार वाज अ सिस्टम जिसमें रूलिंग आपके जो एलीट होती थी, उससे जैसे आई टोल्ड यू, पहले सिख थे, सिख फॉर फ्यू ईयर्स, उससे पहले अफ़गान थे, और अफ़गान से पहले ऑफ कोर्स जो आए हुए थे तुर्क। तो उनका क्या था कि यहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन था ना इन काइंड, और जो गिलगित बल्तिस्तान में जो दूर दूर फ्रंटियर में ट्रुप्स थे, जो उनकी पोस्ट, उनको मेंटेन करने के लिए कश्मीरी लड़कों को इस सीज़न में, जब इस सीज़न मतलब अप्रैल में जब बर्फ़ वर्फ पिघल जाती है और कल्टीवेशन का सीज़न आया, आपके अपने घरों में आपने खेती करनी है, उस टाइम सारे एबल बॉडीड लोगों को पकड़ के उनके सिर के ऊपर लोड उठवा के बोला चलो पैदल। किसी को अफ़गानिस्तान भेज दिया, किसी को गिलगित भेज दिया, जहाँ जहाँ उनको पैसा अपना वो रेवेन्यू या जो भी सामान पहुँचाना था वहाँ चलती गई। उनको पर डे दे यूज्ड टू गिव देम सम राइस एंड सॉल्ट, कच्चा, कि बना लो खाना। तो दे काफ़ी सारे लोग तो स्टारवेशन में मारे गए बेचारे, बिकॉज जर्नी यूज्ड टू बी 2 मंथ्स 3 मंथ्स। आप हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हो, कपड़े आपके पास है नहीं ढंग के। अब कश्मीर से चले, वेदर ठोक अच्छा था अप्रैल मई में, चढ़ गए आप गिलगित की पहाड़ियों में, और जो बच जाते थे जब वापस आ रहे होते थे उनको पठान पकड़ के पेशावर में भेज जाते थे। तो इट वॉज़ अ ब्लॉट, उनकी साइकोलॉजी पे एक ब्लॉट है कि आप अपना अपना कल्टीवेशन नहीं कर पाए, आपकी अपना अनाज नहीं उग पाया, बिकॉज घर का जो भी मेंबर एबल बॉडीड है, फादर है, सन है, वो उठा के पकड़ के ले गए। उसको बोलते हैं बेगार सिस्टम। तो महाराजा प्रताप सिंह जो 1889 में व्हेन ही बिकेम रूलर, थर्ड रूलर डोगरा डायनेस्टी, ही सेड मेरे को मिल गया तो मैं टांग दूंगा उल्टा, एबॉलिश कर दिया। बट इंडिया इंडिया, महाराज ने तो बोल दिया, नीचे चलता रहा। दैट बाय दैट टाइम बेगार हैड शिफ्टेड, मॉडिफाइड इटसेल्फ इन द सेंस कि जिसको आप बंधुआ मजदूर कहते हैं ना, उस टाइप का सिस्टम शुरू हो गया था। 1925 आते आते जब महाराजा हरि सिंह महाराज बने तो उन्होंने तो बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया जड़ से। तो कश्मीरीज बिकेम वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज कश्मीर एक ऐसी लैंड है जहाँ पे पानी की कमी नहीं, बर्फ़ की कमी नहीं, कैश क्रॉप्स, जिस चीज़ को हाथ लगाओ उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बादाम, अखरोट, चेरी, एप्पल, यू नेम, सैफरन, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट हर्ब्स ऑन दिस अर्थ, सब कश्मीर में उगता है। और टूरिज़्म, 18वीं शताब्दी में भी टूरिस्ट आता था यूरोपियन कश्मीर में। तो उनका यही पंगा था कि हमें बेगार वगैरह से बच जाएँ, ये बंधुआ मजदूरी बंद हो जाए तो वी आर ओके। तो 1925 आते आते सब ठीक हो गया, कॉलेजेस बन गए, गर्ल एजुकेशन कंपलसरी कर दी मुस्लिम गर्ल्स की महाराजा ने कि सबको पढ़ाओ, जो भी कई कंट्रीज़ में आज भी नहीं है। चाइल्ड मैरिज पे बैन लगा दिया। गर्ल्स की ट्रैफिकिंग होती थी, पूरे जम्मू कश्मीर से उठा उठा के ले जाते थे बेचने वाले स्मगलर, जैसे आज भी है, नेपाल से आती हैं लड़कियाँ, वो बैन लगाया। विडो री मैरिज, एक हुक्म पास किया कि विडोज़ की री मैरिज हो। लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हैपन जो आज तक मैं कह रहा हूँ काफ़ी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं हुए। तब उनको जो एलीट होती है ना, प्रॉब्लम एलीट को होती है, नॉर्मल लोगों को नहीं होती। तो जिन लोगों की लाइफ ठीक हो गई, कंफर्टेबल चल रहे और हैप्पी, लेकिन जो एलीट बैठे थे ना ऊपर कश्मीर में, उनको लगा यार वी शुड गेट सम पावर। ये तो ठीक है, अब सारे कंफर्टेबल हो गए। देखो ना, जब आपके पास पैसे हैं और बाकी गरीब हैं ज़्यादा, तो आप राजा की तरह रहते हो। आपकी
जब सारे कंफर्टेबल होने लगे तो जो ऊपर जो पहले वाला था ना एलीट, उसको लगा यार मेरी तो एलीटिज्म हिल गया। कल मेरे ओल्ड को एलीट। ट्विटर पे पीछे पड़ा हुआ था मेरे भी एक फौजी एक्स, पूरा एलीट लोग पहले आर्मी में आते थे, मेरे जैसे कैसे, मेरे को बोला तेरे जैसे कैसे आ गए। तो एलीट एक माइंडसेट होता है, आप देख लेना, बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने बोला यार कुछ करते हैं, चंडीगढ़ लॉबी। ऑफ कोर्स, और हु अच्छा, एल्स। बाय द वे, है क्या ये चंडीगढ़ लॉबी? बहुत बार मैंने 3-4, एक तो था इम्पोर्ट बहादुर, ये 3-4 शब्द मुझे ट्विटर पे समझ नहीं आते। एक है इम्पोर्ट बहादुर और एक है चंडीगढ़ लॉबी, ये क्या है? चंडीगढ़ लॉबी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सियाने लोग हैं जो देश के हित में सोचते हैं और हमेशा उल्टी बात करते हैं। अच्छा, उनको इस प्रेजेंट सरकार पसंद नहीं है, अच्छा, हिंदुत्व पसंद नहीं है, अच्छा। पेट्रियाटिज्म को तो वो नफरत करते हैं। पर ये चंडीगढ़ में क्यों है ऐसा? वो वहाँ एक ग्रुप है ना, चंडीगढ़ कहाँ बैठा आप देखो ना, जोग्राफिकल कहाँ है, तो अच्छा, वहाँ इन्फ्लुएंसर एक कैटेगरी है लोगों की, उनको चंडीगढ़ लॉबी कहते हैं। जनरल वीके सिंह की जो बात कर रहे थे, हाँ, वो जो बंदा आया था उनके पास डील लेके, वो भी चंडीगढ़ लॉबी का था। तो और इम्पोर्ट बहादुर तो ये इन्होंने शुरू किया एक सरकाज़म कि आप आत्मनिर्भर को छोड़ के इम्पोर्ट के लिए जाते हो, जब भी मौका मिलता है आप इम्पोर्ट करना चाहते हो। तो दिस इज़ अ टर्म विच इज़ डिबेटेबल, बट चंडीगढ़ लॉबी तो इज़ वेल नोन, उनकी जो करतूतें हैं। करतूत है। हाँ, करतूतें ही तो हैं। बाद में बताइएगा ये। हाँ, हाँ, पक्का। या ठीक है, बताइए। तो उन्होंने कहा ये कुछ नया करें, तो हम डोगरास के नीचे क्यों होने, हमें तो अपना राज चाहिए। 600-700 साल हो गए, हम तो गुलाम बने थे, हम तो पढ़ लिख के, एजुकेशन बड़ी अच्छी थी कश्मीर में, और फॉरेन मिशनरीज आते थे, उन्होंने बड़े अच्छे स्कूल सेटअप कर दिए। तो उन्होंने शुरू किया फिर एक क्विट कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर छोड़ो। इधर क्विट इंडिया हो रही थी, उधर क्विट कश्मीर। और उसका एक्चुअल रीज़न क्या है कि 1930 और 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, तो पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में थी उस टाइम। तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू टेल किंग जॉर्ज कि सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम नहीं होते तो भारत तो डूब जाता आज। वो उन सबको इकट्ठे करके ले गया, किनको, मुस्लिम लीग के लोगों को, और जो मुस्लिम लीग लीनिंग वाले, जो जैसे हैदराबाद का प्राइम मिनिस्टर। बट आर स्टेट वाज द बिगेस्ट स्टेट, जम्मू कश्मीर वाज द बिगेस्ट स्टेट जियोग्राफिकली, हैदराबाद वाज बिगेस्ट पॉपुलेशन वाइज। तो हमारे जो महाराज थे हरि सिंह, उनको दे कुडंट इग्नोर हिम, एंड ही वाज उन सब स्टेट्स का ना, दे हैड अ फोरम कॉल्ड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो ब्रिटिश यूज टू डील विद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कि कौन 580 को कौन कौन डील करे, दे हैड अ सेंट्रल दिस थिंग। इनको ले गए, ओपनिंग स्पीच हुई, तो किंग जॉर्ज को बोला कि देखो मैं राजा हूँ, मेरी अपनी एस्पिरेशंस हैं, बट भारत को आप आज़ाद कर दो, हम आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद हम कैसे रहेंगे वो हमें छोड़ दो, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम इकट्ठे रहें, फेडरेशन में रहें। तो उससे वो चिढ़ गए बहुत बुरी तरह से ब्रिटिशर। और अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर था JNK का, तब रिवाज था, प्रिंसली स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर जनरली एक्स ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स होते थे। तो और वो मिस्टर वेकफील्ड यहाँ प्राइम मिनिस्टर था। तो महाराज जी उसके बाद छुट्टी, तो ये पता, जब लंदन जाना तो शिप में जाना, घूमते फिरते, फिर पेरिस से निकल गए, रॉयल बंदे हैं उस भाई साहब ने। और तब 31 में एक डॉक्टर करण सिंह पैदा हुए थे, तो दे हैड प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी अब्रॉड। इधर से सिग्नल आ गया पीछे, तो वेकफील्ड ने क्या किया, कश्मीर में एक कल्चर है, आज भी है, जिस बंदे को गली से उठा के अगर आप कोई बड़ा मिनिस्टर बुला लेना अपने ऑफिस में, तो वो हीरो बन जाता है। तो उससे पहले कश्मीरीज और ओके अपनी लाइफ में बिजी थे, और ये जो मीरवाइज वाले दो मीरवाइज थे कश्मीर में, आज भी दो मीरवाइज की लीनेज है, तो वो अपना जो भी भाषण भूषण देते थे, कभी कभी भड़काओ कुछ भी। यहाँ मैसेज आया कि भाई राजा को इसको सीधा करो, महाराज हरि सिंह ने मुंह खोल दिया वहाँ पे, ही शुड बी सॉर्टेड आउट। तो यहाँ उनकी एब्सेंस में, और शेख अब्दुल्ला क्या था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc करके आया था 3rd डिवीज़न में। उसी साल एक कश्मीरी पंडित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उसी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आई थिंक गोल्ड मेडल लेके आया। और SBA कॉलेज में एक प्रोफेसर लेक्चरर की वैकेंसी निकली था। भाई एग्ज़ाम तो होते नहीं थे, मैट मूट जो भी है। तो राजाओं की बिल्डिंग क्यों इतने साल खड़ी रहती है, बिकॉज अगर आप गड़बड़ करते हो हाथ काट देते थे, तो हमारी बिल्डिंग तो 10 साल में गिर जाती है सरकारी। तो उस टाइम ये भी था कि जो भी कॉलेज में पढ़ाने आएगा ही हैज़ टू बी बेस्ट। तो सिलेक्शन हुई, दोनों ने अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, नेचुरली गोल्ड मेडलिस्ट, ऊपर से एक 3rd डिविजनर, तो गोल्ड मेडलिस्ट को नौकरी मिल गई। इसको बोला तो टीचर लग जा, तो टीचर लगा। तो इसने वहाँ बातें करनी शुरू कर दी, देखो ये डोगरा हमारे कितने खिलाफ हैं, कश्मीरियों को नौकरी नहीं देते। कॉलेज डोगरा का, SP कॉलेज डोगरा ने, राजा ने बनाया, तो उसकी मर्जी ने, जिसको मर्जी रखे, वो मेरिट पे रख रहा है। तो उसने एक मूवमेंट स्टार्ट कर रखी थी शेख अब्दुल्ला ने, रीडिंग रूम मूवमेंट, क्योंकि महाराजा के टाइम क्या? पे रीडिंग रूम रीडिंग रूम मूवमेंट, हाँ, क्योंकि अब पार्टी तो बना नहीं सकते थे, प्रिंसली स्टेट थी, वो तो देते बैम्बू। तो उन्होंने बोला चलो रीडिंग रूम आओ, पढ़ें इकट्ठे बैठ के। बेसिकली पढ़ना क्या, कहीं मिलना और वहाँ पे गालियाँ निकालते रहना महाराजा को।
तो उस बंदे को, जो अभी स्ट्रगलर था, एक स्कूल टीचर था और उसने अभी रिज़ाइन किया बाद में, उसको बुला लिया वेकफील्ड ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में कि आओ हमसे बात करो। और वहाँ भी इनकी आपस में कुछ बात नहीं हुई, जड़ पे आपस में ऐसे, अंदर क्या बात किसको पता। वो उसने थोड़ी बदतमीजी दिखाई और जो भी था, अंदर गुस्सा था तो शेख अब्दुल्ला, बाहर निकला शेर कश्मीर बन गया। लोगों ने कहा ये है यार, इसको तो प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया। शेर कश्मीर। तो हो गया बेड़ा गर्क, ही बिकेम लीडर ऑफ द मासिस। और ये सारा क्यों हो रहा ड्रामा, एक वो राउंड टेबल में बात हुई, दूसरी गिलगित बल्तिस्तान जो था ना, जो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें 89 में ही इन्होंने एक गिलगित एजेंसी बनाई थी और ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली लुकिंग एट रशियंस। तो उनको लगता था कि चेकिंग करनी थी रशिया हाँ, की। रशिया नीचे को आ रहा था ना, रशिया करते 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 पूरे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गया था। बिल्कुल। तो उन्होंने एक गिलगित एजेंसी बनाई ताकि उसको वहाँ का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश के ऑब्जर्वेशन में रहे। महाराजा के अपने ऑफिशियल्स थे, लिसनिंग पोस्ट रहे, बफर रहे एक। हाँ, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन में ना पार्टनरशिप कर दी कि गवर्नर महाराजा का, लेकिन वहाँ का जो रेजिडेंट ब्रिटिश, तो वो सब रिपोर्ट वगैरह करता था। और वहाँ से कॉन्स्पिरेसी चली और बोला गया कि ये महाराजा प्रताप सिंह जो हैं ये रशियन के साथ मिले हुए हैं। कहाँ रशिया, कहाँ जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और बीच में गिलगित बल्तिस्तान, तो रशियन आए कहाँ से, उड़ के आए बोला। तो इनको सैक कर दिया। पहला सेंट्रल रूल भारत में कश्मीर में लगा बिफोर इंडिपेंडेंस 1888-89 में। उनको साइड पे खड़ा कर दिया, उनके भाई को काउंसिल में डाला, ब्रिटिशर्स साथ बैठे, एक काउंसिल स्टार्टेड गवर्निंग जम्मू एंड कश्मीर फॉर नेक्स्ट 16 ईयर्स। 1890 से लेके 1905 तक जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रूल लगा। महाराजा बिकेम सेरिमोनियल। क्यों? बिकॉज इनको गिलगित का वो थी। पर फिर क्या हुआ, ग्रेट गेम, ये ग्रेट गेम था ना जब तो 1840 में शुरू हुआ था रशिया और इनके बीच में। 1905 में ग्रेट गेम खत्म हो गया ऑफिशियली। दोनों पार्टीज बैठी थे, वो जार और जो किंग था वो कजन थे आपस में। तो दे सैड, बोला बस यार तू अफगानिस्तान के नीचे नहीं आएगा, हम अफगानिस्तान में नहीं जाएंगे, बिकॉज अफगानिस्तान में ब्रिटिश ने जाके मार खा रखी थी 2 बार। जैसे फिनिश। वो जब खत्म हो गया ना, तो उस टाइम देयर वाज नो लॉजिक फॉर ब्रिटिशर्स टू स्टे इन गिलगित। क्या करना, खत्म हो गया। लेकिन एक और बात हुई, किसी ने एक खबर निकाली अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता में कि जब 1846 में महाराजा गुलाब सिंह को महाराजा बनाया था ब्रिटिशर्स ने, जब पंजाब की सिख एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख जब हार गए थे तो उसके बदले में ये स्टेट जब हमें मिली थी, तो उन्होंने कहा गलती हो गई यार, अगर जे के स्टेट हमारे पास होती ब्रिटिशर्स के पास तो हम रशिया को, अफगानिस्तान को, सबको टैकल कर सकते थे। उसका रेफरेंस देके इस आर्टिकल में लिखा गया कि पिछले 15-16 साल से जम्मू कश्मीर में ब्रिटिश जो हैं दिल्ली से डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, और वो लग रहा है कि महाराजा को सैक करेंगे और इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे लॉर्ड डलहौजी करता था या कर्जन करता था। वो बात जैसे पब्लिश हुई ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये सब उस टाइप की। तो वो बात, और महाराजा प्रताप सिंह के बच्चा भी नहीं था, ये भी इंटरेस्टिंग है। हरि सिंह जो थे ना, उनका भतीजा था जो बाद में बने। तो इन्होंने क्या किया, जैसे न्यूज़पेपर में वो आया तो ये बात पहुंच गई इंग्लैंड में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। अंग्रेज़ों का और ब्रिटिश का, एक वाइट्स का ना, सेक्शन, इनका एक बड़ी सिंपल सी बात है, चोरी करेंगे दबा के। जिस दिन किसी ने बोल दिया ना तुम चोर हो, तुमको आग लग जाती है कि हम चोर नहीं हैं, हम तो दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को। भारत में तो हम इसलिए गए थे कि वहाँ जंगली लोग रहते थे, हमने उनको सीधा किया, इंग्लिश सिखाई। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। अपोजिशन ने कहा भाई आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आपने एक स्टेट, प्रिंसली स्टेट सबसे बड़ी इंडिया की, उसको आप कैसे हड़प कर सकते हो। तो इन्होंने बोला ओके नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने फिर महाराजा को रीइंस्टेट किया 1905 में और वो काउंसिल तोड़ ताड़ के साइड पे हो गए। तो ये जो गिलगित की जो उनका जो 89 में गया, फिर गिलगित एजेंसी बंद हुई, फिर दोबारा गई, फिर बंद हुई। इतने में ड्यूरन लाइन का एग्रीमेंट हो गया 1893 में, वो जो ड्यूरन लाइन जिस पे आज केपीके में लड़ रहे हैं पश्तून्स। तो ये बड़ा एक टर्माइल वाला टाइम था। फिर वर्ल्ड वार 1 लग गई, 14 वाली। तो करते 1914 आ गया। 14, हाँ। तो फिर 1919 में जब वर्ल्ड वार 1 खत्म होती है तो यू सॉ टर्की ब्रेकिंग अप, कैलिफेट खत्म हो गया और रशियन रेवोल्यूशन हो गया। बड़ा कुछ दुनिया में हंगामा चल रहा था उस टाइम, काफ़ी कुछ बदल रहा था। तो इन्हीं हालात में महाराजा हरि सिंह बिकेम महाराजा इन 1925 जम्मू कश्मीर के। अब इनको फिर लगा ब्रिटिशर्स को कि यार पोस्ट खिलाफत मूवमेंट, पोस्ट वर्ल्ड वार, हाँ वो चल रहा था पहले, वर्ल्ड वार 2 सर्विस पूरा खत्म हो गया। मतलब टर्माइल जैसे आज हम देख रहे हैं दुनिया में, ऐसा एक टर्माइल हुआ था वर्ल्ड वार 1 के बाद। वर्ल्ड वार 2 के बाद टर्माइल और किस्म का आया, उसमें एटॉमिक अटैक हो गया, ये हो गया। लेकिन वर्ल्ड वार पावर शिफ्ट हुआ बहुत ज़्यादा, बिकॉज यूके ने कर्जा ले लिया यूएस से इतना ज़्यादा वर्ल्ड वार 2 में। तो अमेरिका वाज वर्किंग ऑन न्यूक्लियर डिवाइसेस जी। सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते 1945 में उसने एक एग्रीमेंट किया, हेड पार्क एग्रीमेंट,
बिटवीन अमेरिका एंड यूके। हुँ, इट वाज सीक्रेट एग्रीमेंट, बड़े सालों बाद में निकला, मेरी बुक में उसकी कॉपी है। उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा न्यूक्लियर, उन्होंने बोला कि सो एंड सो ट्यूब्स, सम टेक्निकल नेम, किसी और कंट्री को डेवलप नहीं किया जाए, हम शेयर नहीं करेंगे इस टेक्नोलॉजी। वो ट्यूब्स आर यूज इन न्यूक्लियर डिवाइस। अच्छा। पर रशिया रशिया है। रशिया की खूबसूरती ये थी कि वर्ल्ड वॉर वन भी यूके के साथ मिलकर लड़ा था, वर्ल्ड वॉर टू भी यूके के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन आपस में ट्रस्ट नहीं था। हुँ, ग्रेट गेम में बड़ा लंबी कहानी थी इनकी। हुँ, रशिया ने क्या किया, जो आज सिनकियांग है हुँ, चाइना के नीचे, हुँ, इसके राजे से बात की, हुँ, क्योंकि रशिया तो पहुंच चुका था अफगानिस्तान के नीचे तक पहुंचे, हुँ, यूराल हुँ, रिवर पे बैठा हुआ था। हुँ, उसने कहा हमें तेरा इलाका लीज पे चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्थ वाला इलाका सिनकियांग। तो लीज पे ले लिया और वहाँ पे यूरेनियम निकालना शुरू किया 45 के आसपास। अब इनको लग गई मिर्च कि रशिया कर क्या रहा है। तब तो ना इंटरनेट था ना व्हाट्सएप था, और ब्रिटिशर्स ने बीच बीच में ना बहुत बार अपने बिजनेस क्या बोलते हैं उसको, नॉट डेलीगेट्स, बिजनेस कैरावान भेजे हुँ, इनटू, मैसेंजर। नो पूरा कारवान बना के ना 150 घोड़ों घोड़ों का, कि जाके बिजनेस बिजनेस करके बहाने देख के आओ, कि पता ही नहीं था ना कि नॉर्थ में क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के कराकोरम के उस तरफ है क्या, पता ही नहीं। ऑब्जर्वेशन करके आओ। हाँ, हाँ। उसकी बड़ी लंबी कहानी है, तो उसमें जाएंगे तो भटक जाएंगे। तो जब ये चल रहा था तो यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगी, और रशिया ने एक लैब सेटअप की, लेकिन गिलगित बॉर्डर से वो 600 किलोमीटर दूर थी, हुँ, रशियन टेरिटरी में थी, बिल्कुल सिनकियांग के बॉर्डर पे। हुँ, अब वहाँ पे वो टेस्ट कर रहा था न्यूक्लियर डिवाइस का। अब कुछ नहीं पता, अंडरग्राउंड ही कर रहा होगा नेचुरली। ब्रिटिश को पता ना चले, इनको खबरें आए कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो दे वांटेड समथिंग टू मॉनिटर दैट एक्टिविटी। अब उस ज़माने में 2 ऑप्शन थी, तब तक सैटेलाइट का कुछ नहीं था कुछ, कि एक तो आप उस इलाके के ऊपर जहाज़ उड़ा के ले जाओ, जहाँ आपको डाउट है कि यहाँ पे टेस्ट हुआ है। तो जब जहाज़ उड़ेगा तो उसकी बॉडी जब लैंड करेगा, उसकी बॉडी पे रेडियो एक्टिव पार्टिकल आपको मिलेंगे। वो इनकी औकात नहीं थी, बिकॉज़ रशिया के ऊपर फ्लाई करके जाना वाज़ इम्पॉसिबल। दूसरा ये था कि आप इन्होंने जो किया कि इन्होंने गिलगित में एक अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया, कि जब धमाका होगा उधर, उसके ट्रिमर्स आएँगे, तो इनके यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा कि कुछ हो रहा है। तो दे जस्ट वांटेड टू कीप अ ट्रैक। इसलिए गिलगित उनके लिए बड़ा वाइटल हो गया। 1935 इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही उनको लग गया, तो वो पीछे पड़े हुए थे महाराजा के। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पंगा हुआ था, ऊपर से बोला कि गिलगित हमें चाहिए, तो महाराजा अंडरस्टूड, जब वापस आया ना कि शेख अब्दुल्ला हीरो बन गया, गली गली में क्यूट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट हो गई, बड़ा नया कश्मीर शुरू हो गया। उन्होंने जान छुड़ाई, बोला लो यार तुम लीज पे ले जाओ। तो ब्रिटिशर्स हैड नो प्लान टू लीव इंडिया। तो 1935 में उन्होंने 60 साल का लीज लिया गिलगित। मगर इस बार जो लीज लिया उसमें ये बोला गया कि आप सारे चले जाओ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास होगी। अच्छा। और महाराजा ने जान छुड़ाने के लिए बोला जाओ यार दफ़ा हो जाओ। हुँ, उससे पहले 1931 के बड़े रॉयट्स हुए, वो जो शहीदा दिवस सामने सुना होगा, जो कि वो फिर और कहानी पे हम निकल जाएंगे। तो बड़ा प्रेशर डाला गया था महाराजा के ऊपर। क्या क्या था ये 31 में? कश्मीर में ना 1931 में एक बंदा आता है हुँ, पेशावर से, नॉन कश्मीरी। वो एक ब्रिटिश ऑफिसर का सहायक बड्डी था, ऑलडी। उसको प्लांट करते हैं ब्रिटिश, भेजते हैं उसको शेख अब्दुल्ला रिसीव करता है, अब्दुल कादिर उसका नाम था। और जो सबसे खानका मोहल्ले की मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उस टाइम, उसके अंदर उसके लेक्चर होते हैं, जहाँ वो कहता है कि डोगराओं को उठा के फेंको, ये काफिर हैं, हम ये हैं वो है। एक दिन 2 दिन लेक्चर दिए तो सीआईडी तो तब भी थी। हुँ, तो महाराजा को लगी खबर, ही वॉज अरेस्टेड। हुँ, जब अरेस्ट हुई तो उस मुकदमा चलना था हुँ, जून 1931 में। तो मुकदमे के टाइम पे पूरी मोहल्ला, पूरा कश्मीर इकट्ठा कर दिया इसने, शेख अब्दुल्ला ने, अदालत के बाहर। तो दे न्यू कि यहाँ तो हो नहीं सकता। तो स्पेशल सैंक्शन वाज टेकन, और वही वेकफील्ड वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, कि इसका ट्रायल जेल के अंदर ही किया जाए, क्योंकि बाहर लेके आएंगे और पत्थरबाजी का रिवाज इनका पुराना है कि ये लोग हंगामा करते हैं। तो बोला ठीक है, जेल के अंदर, सेंट्रल जेल में इसका ट्रायल होगा। तो सेंट्रल जेल में जज आया, डीसी आया, सारे आए, और बाहर हज़ारों की संख्या में भीड़ आ गई। अंदर जैसे ट्रायल स्टार्ट होने लगा तो लोगों ने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। तो एनीवे वहाँ जो एसपी था, डीसी भी मुस्लिम था, जो गार्ड्स थे तो उनको बोला कि सब्र करो सब्र करो। तो सेंट्रल जेल के बाहर बैरक थी जहाँ पे गार्ड्स रहते थे। तो इस भीड़ ने क्या किया, उस बैरक को आग लगा दी, आर्सन पे आ गए, लूटी। तो डीसी टोल्ड एसपी फायर, तो उन्होंने दे ओपन फायर। उसमें मेरे पास पूरी इन्वेस्टिगेशन डिटेल है उसकी, कि जस्ट अबाउट 40-45 राउंड फायर किए, उसमें उनके कुछ 10 एक बंदे ठुक गए कश्मीरियों के। अब उन्हीं बैरक से चारपाइयाँ निकाली थी ना, उन पे उन डेड बॉडीज़ को डाला, और अब गोली चली तो भाग गए साले। और वहाँ वेकफील्ड का अपना स्टेटमेंट है उस इंक्वायरी कमीशन में, कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पत्थरों का ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा था, इतने पत्थर पड़े हुए थे। वो तैयारी करके आए हुए थे, जैसे अभी भी करते हैं कि पत्थर मारने हैं आज, तो हर बंदा जितने भी 4-4 5 पत्थर लेके आ गया। हज़ारों में बंदे जब आए तो पूरा जेल लिटरेट था और आग लगा दी।
बड़ी मुश्किल से लोग बचे। तो ये उनकी डेड बॉडीज़ उठा के पहुँचे श्रीनगर सिटी में महाराजगंज में। महाराजगंज जो था वो बेसिकली कश्मीरी हिंदू डोमिनेटेड मार्केट थी, और वहाँ पे उन्होंने हिंदुओं की दुकानें जला दी, लड़कियों का रेप किया रोड के ऊपर, टू शो कि तुमने हमारे बंदे मारे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कश्मीरी पंडितों का लेना देना नहीं, पंगा था डोगरों के साथ। तो तुम्हें हिम्मत है तो डोगरों लड़वाना जम्मू में जाके, इतनी हिम्मत तो थी नहीं। वहाँ शुरू हो गया। तो एकदम से उसी वेकफील्ड ने फिर बॉडीगार्ड जो महाराजा की प्रोटेक्शन थी वहाँ की फ़ौज भेजी। पता चला कि महाराजागंज में ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने जाके वहाँ पे गोली चलाई और 12 और ठुके वहाँ पे। तो टोटल ये 21-22 बंदे मारे गए। पहले जो हंगामा कर रहे थे जेल के बाहर, बाकी जो यहाँ लूट मार कर रहे थे, इन सबको उठा के उन्होंने एक कब्रिस्तान में जला। उसको बोलते हैं जोमे शौदा, मार्टियर्स डे। 1947 में जब 1947 से लेके 2019 तक हर साल स्टेट की गेस्टेड हॉलीडे होती थी। चीफ मिनिस्टर वहाँ पे जाके मत्था टेकता था। टॉप ब्रास पुलिस का, चीफ सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट सारे जाके मत्था टेकते थे। 2019 में उसको एबॉलिश किया गया, और लास्ट ईयर आपने देखा होगा मार्टियर्स डे ट्वीट बड़े होते हैं। हाँ, उमरदुल्ला गेट टांग के क्रॉस करके कूद कूद के रहा गया था, था। हाँ, जबकि उसका फादर चल के गया था। तो ये ड्रामा इनका है, ये इनके मार्टियर्स हैं। तो इस सारे प्रेशर में आके ना, इट वाज ऑल इंजीनियर्ड बाय ब्रिटिश। शेख अब्दुल्ला को प्रॉप अप ही ब्रिटिश ने किया था, और शेख अब्दुल्ला वाज इन टच विद द मुस्लिम लीग। उसका जितना लिटरेचर था एंटी महाराजा, लाहौर में प्रिंट होता था उर्दू में, और फिर स्मगल होके आता था। तो जब ये हुआ ना, तो महाराजा का लो यार गिलगित जाओ, तुम मेरी जान छोड़ो। तो गिलगित और बल्तिस्तान में से गिलगित पार्ट जो था, जो नॉर्दर्न वेस्ट मोस्ट पोर्शन है, वो लीज पे दे दिया 60 साल के लिए, और बल्तिस्तान में अपनी फौज रखी। तो उसके बाद जब और ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया था। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 मैन पर स्क्वायर किलोमीटर टाइप उस हिसाब की वो है। बट पानी है उस इलाके में, बर्फ़ है बहुत Glaciers, ज़्यादा। हाँ। हाँ, तो उसका दूसरी इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ आज का चाइना है, तब सिनकियांग था, एक तरफ पाकिस्तान है। तो इट इज़ जो नैरो स्ट्रिप टच होती है हमारे वखान इंडियन मैप कॉरिडोर, पे। वखान कॉरिडोर वाला। सो दिस इज़ हाउ इट पैंड आउट, एंड महाराजा गेव अप ऑन गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, छोड़ो परे। फिर 47 की जो बात, वी ऑल नो क्या हुआ। वर्स्ट पार्ट वाज कि जब 47 में हो रहा था, पाकिस्तान अंदर आ रहा था, तो शेख अब्दुल्ला बिकेम फेवरेट ऑफ पंडित नेहरू। ये 47 वाला जो कबायली वाला गेम था, अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक ये था कि हमें जम्मू एंड कश्मीर को कहीं ना कहीं कंट्रोल थोड़ा करना है, स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान वो वाला ब्रिटिशर्स का रिक्वायरमेंट थी। हाँ, अब पावर शिफ्ट हो गई है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। अब क्या चेंज हो रहा है? अब अमेरिका कह रहा है कि डेमोक्रेसी लाओ, हाँ, कॉलोनीज खत्म करो। हाँ। तो ब्रिटिश को कह रहा है भैया हमने जो अगली वर्ल्ड वॉर 3 लड़नी है, रशिया के साथ ही लड़नी है, और लड़नी हमने पामीर माउंटेन्स के आसपास गिलगित बल्तिस्तान की शैडो में लड़नी है, तो वी नीड ए फुट होल्ड देयर। तो अमेरिका बिकेम ए न्यू बॉस। बहुत ज़्यादा कर्जा था यूके के ऊपर, लेकिन एक लेवल पे तो दोनों इकट्ठे थे ना कि वेस्टर्न सुप्रीमेसी चाहिए। गोरे हैं। हाँ, उनके 2 उसमें इशू बड़े क्लियर थे। फर्स्टली दे वांटेड ए फुट होल्ड इन एशिया, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ से वो रशिया को ना केवल काउंटर कर सकें, बल्कि उसको वार्म वाटर्स तक ना आने दें। रशिया की एक ही इशू है, ऊपर जम जाता है पूरा, उसको नीचे गर्म पानी चाहिए। और 365 डे पोर्ट चाहिए उसको। हाँ, तो वो यहीं पे है, ब्लैक सी में है, बट ना उसकी अपनी लिमिटेशन। यूक्रेन का भी तो एक रीजन वो इशू है। हाँ, बट यहाँ जो इसका मेन जो, और ये ट्रेड रूट है ना, एनर्जी की सप्लाई, सब कुछ यहाँ से था। जी। एंड दे न्यू कि ये जो सरदार पटेल टाइप लोग हैं, हालांकि गांधी के बारे में चर्चिल को पूछा गया था कि जिन्ना तुम्हारा बंदा था, बोला हाँ हमारा, उसने तो उसकी पीए से वो रोज़ कम्युनिकेट करता था। चर्चिल ने तो यहाँ बोला था कि जिन्ना वाज आर्स। तो पूछा था तो क्या गांधी भी आपका बंदा था? तो इसे हाँ, यू कैन से दैट। बट गांधी अनप्रिडिक्टेबल था, खुजलीवाल की तरह, कि किसी का नहीं। तो ब्रिटिश को पता था कि सरदार पटेल बड़ा टफ है, नेहरू जी तो मान लेते हैं बात। चलिए एक बार पॉज करना है, एक क्वेश्चन पूछना है। अगर आप ये चेस के गोटियां सजा रहे हो, आप ब्रिटिशर हो, तो आप ये ऑब्वियसली प्लान करोगे ना कि आपके जाने के बाद ऐसे लोग आए पावर में जो कि आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हार्म ना करें, लीस्ट हार्म करें। एब्सोल्युटली। सॉफ्ट लीडर्स, मोर डेमोक्रेट, मोर लिबरल, ऐसे ढूंढोगे ना। हाँ, और हार्डकोर लीडर से क्या परेशानी आ गई? कि वो नहीं बात मानेंगे। चलो मैं सोवरेनिटी। इसको थोड़ा आपको 2 साल पीछे ले चलता हूँ, फिर हाँ। बात क्लियर हो जाएगी। हाँ। ब्रिटिश को लगा 2 चीज़ें चाहिए थी। रशिया को काउंटर करने के लिए एक फुट होल्ड चाहिए था। फुट होल्ड ऐसे गवर्नमेंट, ऐसी सरकार के नीचे चाहिए था जो मैनिपुलेटेबल हो जाए, जिसको वो मैनिपुलेट कर पाए। सरदार पटेल और गांधी जैसे लीडर्स को उनको पता था इनको ये हार्ड नट्स हैं, प्लस सब कॉन्टिनेंट्स टू बिग। अगर पूरे का पूरा आज़ाद हो जाता, हालांकि शुक्र है नहीं हुआ इकट्ठा, बिकॉज
आप डेमोग्राफी चेक कर सकते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान हमारे मिला के इधर 50-50 हो गया होता इस टाइम। तो हम तो वैसे नमाज ही पढ़ रहे होते हैं, टू लेट्स बी ऑनेस्ट। बट फैक्ट रिमेंस, उन्होंने बोला कि अगर ये पूरे पूरे देश को अगर हम इंडिपेंडेंट कर देंगे तो इट विल बिकम टू स्ट्रॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सी वो दूर Obviously, की सोचते थे वो। obviously. तो दे वांटेड ए वीकर नेशन, वल्नरेबल नेशन, और उसमें उनको चाहिए था मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स के थ्रू दे वांटेड टू हैव गुड रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया, जहाँ पे दुनिया का ऑयल था। तो इनको ऑयल निकलना शुरू हो गया था, तो दे सेट कि हमने, आप अगर माउंट बैटन, आप पहले चर्चिल के पेपर पढ़ें, चर्चिल कह रहा था भारत को आज़ाद मत करो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके बाद वो गिर गई उसकी सरकार, एटली आ गया, एटली के ऊपर प्रेशर डाला यूएस ने कि कर्जा तू डेमोक्रेसी लेके आ। तो जब ये चल रहा था तो माउंट बैटन की अगर बुक पढ़ें आप, माउंट बैटन पेपर्स, उसमें बड़ा क्लियर है कि चर्चिल नाराज़ था, उसने कहा था भारत के टुकड़े टुकड़े कर दो, तो आप ब्रिटिश इंडिया के 2 टुकड़े करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो बड़ी 15-16 प्रिंसली स्टेट्स हैं, Independent. उनको इंडिपेंडेंट कर दो, उनके आसपास वाली छोटी स्टेट्स को बोलो कि उनका हिस्सा हो जाओ। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एंड प्रिंसिस्तान, ये चर्चिल का आइडिया था, ताकि यहाँ से कोई पावर उठ ही ना पाए कभी, Balkanizing. बाल्कनाइजेशन कर दो। एटली जब आया तो एटली ने जब माउंट बैटन को पिक किया गया, माउंट बैटन किंग का कज़न था, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी वो सेलिब्रिटी थी, उसको जब लाया तो तब वो इसको मिलने गया था चर्चिल को उसके घर में, तो चर्चिल बहुत नाराज़ था, बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट में टेबल हो गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट टेबल होने वाला था, माउंट बैटन आने वाला था, फरवरी में आया था और जून में एक्ट पास हो गया था। तो दे न्यू कि चर्चिल की सपोर्ट के बिना होगा नहीं, बिकॉज ही वॉज अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर था। तो माउंट बैटन उसके घर गया मिलने के लिए, तो उसके बटलर ने कहा कि साहब बीमार है, अपने रूम में, बेडरूम में लेटे हुए हैं। तो जब ये गया उसके रूम में, तो वो खिड़की तरफ मुंह करके और दरवाजे की तरफ जहाँ से माउंट बैटन एंटर कर रहा है, चर्चिल पीठ उस तरफ करके लेटा हुआ था कि मैं बीमार हूँ, आई डोंट लो, नाराज़ था उससे। तो माउंट बैटन ने कहा, मिस्टर चर्चिल, आई एम गोइंग टू इंडिया टू पार्टीशन इंडिया। तो एकदम से खड़ा हो गया खुश, एंड ही हग्ड हिम, ओ यही तो मैं चाहता हूँ। तो उसको ये नहीं बताया कि मैं 2 टुकड़े करने जा रहा हूँ, उसको बोला कि वहाँ, उसको छोड़ दिया ना गोलमोल, एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी। तो ये ब्रिटिश प्लान था। तो जब वहाँ से मीटिंग से निकला माउंट बैटन, तो चर्चिल ने उसको बोला, इंडिया जा रहा है तो मुस्लिम्स का ध्यान रखना, वो हमारे काम के हैं और उनको हिंदू बहुत तंग करते हैं। ये रिकॉर्डेड है माउंट बैटन की अपनी किताब में। और इससे ही नहीं कि अंग्रेज़ों को मुस्लिम से प्यार था, ये वेस्ट की पॉलिसी है। पूरी दुनिया में जो टूल्स हैं ना, वेस्टर्न जो टूल्स हैं, हम तो डीप स्टेट की बात करते हैं, CIA, ये तो थिंक टैंक्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो टूल्स हैं, जो रास्ते में काम करते हैं, सड़क पे आके पत्थर मारते हैं, दे आर ऑल मुस्लिम्स। क्योंकि दुनिया की एक ही कौम है जिसमें अगर एक मुल्ला मस्जिद में ये बोल दे कि इस्लाम खतरे में है, तो लोग आगे दूसरी बात नहीं सोचते, वो निकल पड़ते हैं इस्लाम बचाने के लिए। आप कोई और रिलीजन का नाम बताओ मेरे को जहाँ पे लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। हमारा पंडित जितना मर्जी बोले सनातन धर्म खत्म हो रहा है, लोग बोले पंडित जी प्रसाद खिलाओ, चलो घर चलते हैं, TV देखना है। तो इनको, इनकी एसेट्स हैं ये। और इसीलिए आप, एक टाइम आया था, मैंने कहा था यार सो व्हाट, हम सारे मुस्लिम बन जाते हैं, क्या है, जीना है ना, आराम से रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो इकट्ठे आपस में क्यों लड़ते रहते हैं, इनको लड़ाया जाता है यार। कोई रीज़न है कि यहाँ तो RSS है जी, यहाँ BJP है। जो प्योर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, शिया सुन्नी, वो क्यों लड़ रहे हैं? शिया सुन्नी से लड़ रहा है, अहमदिया। शिया से लड़ रहा है, सुन्नी से लड़ रहा है। सुन्नी में वो एक स्ट्रेन थोड़ी है। तो इनको बेसिकली लड़ाया जाता है बिकॉज ये लोग इमोशनल, इनके मतलब वो थॉट्स की बात कर रहे हैं आप, सनफी, हनफी। हाँ, तो उनकी आपस में नहीं बनती। तो वो लड़ने में, वो जब पाकिस्तानी यूट्यूब, जो ढंग के यूट्यूबर थे, उनकी बात सुने, वो कहते हैं हर नुक्कड़ पे एक मस्जिद है और एक मस्जिद दूसरी मस्जिद को गाली निकालती है फ्राइडे को। तो ये इनको एसेट्स यूज़ किया गया है। देखो रशिया में जो प्रॉब्लम खड़ी की, जब बल्कनाइजेशन हुई रशिया की, चेचन। हाँ, तो इनको यूज़ किया जाता है, चेचन, देयर हाँ। एसेट्स। और अभी वेस्ट एशिया में ट्रमाइल मचा हुआ है, कहीं भी आप देखो यार, कोई और कम्युनिटी नहीं करती। तो इनको बड़ी पावर्स ने हमेशा टूल्स की तरह देखा, यूज़ एंड थ्रो देखा, इसलिए। अदरवाइज आप देखो ना यार, आपने लीबिया आज़ाद करा दिया। लीबिया जब गद्दाफी के नीचे था, जो भी था वो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लीबिया की यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा थी, अच्छी थी, ईस्टर्न यूरोपियन से तो बहुत अच्छी थी। और आज आप लीबिया का हाल देखा क्या है, 15% लीगल लीबिया, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, अगेन वेरी गुड लाइफ। बशर अल असद, तो ये अब सबको हटाते हैं। हाँ, और उसके बाद उस देश का होता क्या है ये देखो ना। मदुरो अभी, हाँ। वो इसका भी नंबर लग गया बेचारे का। तो सदाम को हटाया तो ISIS पैदा की ना। ISIS किसने पैदा की? इन्होंने बराक ओबामा। ईरानियन को बोला, हाँ, इन्होंने ईरानियंस को बोला कि आप हमारी कोऑपरेट करो, हम इराक में घुसेंगे और हम सद्दाम हुसैन को उड़ा देंगे। तो उसकी जो
जैसे IRGC है इनकी, रिपब्लिकन गार्ड इनकी ईरान। ईरान की, वैसे दे हैड रिपब्लिकन गार्ड्स इराकी, हम्म, स्ट्रॉन्ग पीपल। हम्म, तो ईरानियंस ने रिपब्लिकन गार्ड के टॉप लीडरशिप से अमेरिका की बात करवाई। बाय द वे सदाम हुसैन को पहले अमेरिका ने ही इंस्टॉल किया था, हम्म, उसके बाद जब बिगड़ी उनको बोला गया कि हम सदाम हुसैन को उठा लेंगे यहाँ से और तुम्हारे हवाले कर देंगे इराक, पूरा तेल ऐश करो। जब इसको पकड़ लिया तो इन्होंने वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तो जो रिपब्लिकन गार्ड के जो टॉप ब्रास था वो तो हताश हो गया कि देश भी गया, लड़े भी नहीं, अपोजिशन भी नहीं की कुछ भी। दे आर द पीपल हु देन फाउंडेड ISIS। और उसमें ISIS के पास जो बख्तरबंद गाड़ियाँ पूछो किसकी हैं, वो अमेरिकन गाड़ियाँ कैसे पहुंची, नहीं वो टोयोटा की गाड़ियाँ है ना। उनके पास बख्तरबंद भी थी, उनके पास बख्तरबंद भी थी आर्मड वाली। तेल खरीद रहा था अमेरिका उनके से यार। अमेरिका वांटेड कि तुम रूल करो, तेल हमें 2 नंबर में दो, हम तुम्हें देंगे। हिलेरी क्लिंटन का आप खुद बयान है एक जगह कि हमने पैदा किया। तो ये इनके टूल्स हैं, तो वही इन्होंने यहाँ पे चलाया कि भारत के टुकड़े कर दो। और एक छोटी स्टेट, वल्नरेबल स्टेट, जिसके पास देखो भारत क्या था जब उस टाइम हम देखते थे, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरी इंडिया के, आज के इंडिया के अंदर थी। ईस्ट में था पूरा बांग्लादेश, वो पूरा बांग्लादेश तो था ना, बांग्लादेश वॉज सी, पाकिस्तान की डिमांड ही बांग्लादेश से स्टार्ट हुई थी। ईस्ट पाकिस्तान जो बना, इंडस्ट्रियल था ना पूरा, ये जूट पूरी ये मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ झूठ था ना, अदरवाइज पूरी इंडस्ट्री भारत की जो बाद में नेहरू जी ने सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया और इतने PSU खड़े किए, वो सारे यहाँ थे। वेस्ट भारत का जो जो भी पाकिस्तान है, ये एग्रीकल्चर बेल्ट थी। हाँ, मोस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब, फर्टाइल सिंध, ये पंजाब, सारा फर्टाइल था, क्योंकि इंडस का 5 पूरा हाँ, रीजन। पूरा 5 रिवर आते हैं बलूचिस्तान को छोड़ के। तो ऐसी घटिया इसकी इन्होंने कटिंग की कि खेती वहाँ रह गई। और कितना एरिया दिया पॉपुलेशन वाइज, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एरिया दिया गया। पाकिस्तान को अगर पॉपुलेशन जो हमें बचा पर अगर हम मैं बोलूँ कि आपके पास बैठने के लिए 5 मीटर जगह है, उस हिसाब से देखो तो जो भारत को मिलना चाहिए था टेरिटरी वाइज जो रेशो गलत है, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दी गई। तो नेहरू जी ने बोला हाँ दे दो, पैसे भी, मिलिट्री भी, सब कुछ सब ज्यादा कुछ दिया। दिया। अब जहाज़ उनको दे दिया, जहाज़ की मेंटेनेंस और यहाँ थी। तो ये बड़े लफड़े हुए। बट द मोटा मोटा इशू ये है कि इन्होंने एक स्टेट क्रिएट की, जिसके जिन्ना को पहले प्लांट किया, एक क्रिएट की और कॉमनवेल्थ, इनका एक पंगा ये भी था कि कॉमनवेल्थ में रहना चाहिए। इनको डाउट था कि सरदार पटेल वगैरह कल को बोलें कि हम कॉमनवेल्थ में नहीं हुए। कॉमनवेल्थ जो जितनी एक्स कॉलोनी थी उनका बना, तो इनको डर था कि भारत शायद कॉमनवेल्थ में आए ना। बिल्कुल। तो जब चर्चिल को ये भी बोला गया कि कॉमनवेल्थ में आ रहा, तो ही वॉज हैप्पी। बट उसने पूरी ज़िंदगी माउंटबेटन से कभी बात नहीं की। उसने कहा इसने मेरे को धोखा दिया है, हालांकि उसने धोखा दिया नहीं था, उसने गोल मोल बात की थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हो तो जो पाकिस्तान का बनना वॉज ए ब्रिटिश प्लॉय थ्रू जिन्ना, बिकॉज मुस्लिम लीग बनी, पाकिस्तान की डिमांड शुरू हुई आज के बांग्लादेश में, मुस्लिम लीग की नींव रखी गई आज के बांग्लादेश में। जिन्ना ने तो अपनी एक पार्टी बना रखी थी, वो उसने आके मर्ज की थी 7 साल बाद मुस्लिम लीग में। फिर वो कांग्रेस में आया, फिर छोड़ के चला गया तंग हो गए, फिर वापस आया, उसको आपको पता लाया गया। अब बात आती है कि ये कश्मीर का ये कहानी बनी क्यों। अगर आज़ाद करके जा रहे थे तो जाने देते। कश्मीर में है पाकिस्तान का सारा पानी, इंडस रिवर गिलगित बल्तिस्तान से होकर कश्मीर हमारी शहरग है। शहर है ना उनकी, झेलम कश्मीर से बहता है। तभी मैं ये फेरन पहन के बैठा हूँ, मैंने कहा एक बार समझ लेते हैं। देखना आपको सर्दियाँ लग जाए, कश्मीर में ठंड बड़ी लगती है, पानी का नाम पानी की बात हो रही है। हाँ। तो ऊपर से आप चले, इंडस लद्दाख से निकला, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ नीचे चला गया पाकिस्तान में। फिर आप और थोड़ा नीचे आए तो आपको झेलम रिवर आया, कश्मीर से निकला, और ऊपर से किशनगंगा रिवर आया, नीलम वैली जिसको कहते हैं, और वो दोनों मिले आके उरी के वेस्ट में, और वो भी पाकिस्तान चले गए। फिर नीचे आके चिनाब आया, वो भी पाकिस्तान चला गया, और उसके बाद सारे पाकिस्तान चले गए, सतलुज, रावी, ब्यास। तो इनको ये पता था कि इनका जो पहला ISI ऑफिसर था वो ऑस्ट्रियन था। पाकिस्तान की जो ISI बनी, उसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में वाटर सिक्योरिटी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो भारत इसको खा जाएगा। उनको ये डर पहले दिन से था कि भारत को पानी का कंट्रोल पाकिस्तान के पास होना दो चाहिए। ही चीज़ की इनसिक्योरिटी है ना, एक तो वो पतले हैं, कभी भारत के बीच से काट के निकल जाएगा, और दूसरा पानी का भी रोक सकते हैं। पानी का बहुत बड़ा उनको इनसिक्योरिटी है, क्योंकि बलूचिस्तान तो तब था नहीं ना पाकिस्तान का। सी और जिना, वो इंडिया को हिंदू समझते हैं ना। हाँ इंडिया मतलब काफिर, हिंदू। हाँ काफिर हिंदू हैं, और वो तो खैर है ही है। तो वाटर की सिक्योरिटी के लिए कश्मीर हैड टू गो टू, कश्मीर मतलब जम्मू एंड कश्मीर हैड टू गो टू दिस प्लेस पाकिस्तान। तो कैप्चर करने का, क्योंकि महाराजा ऑफ कश्मीर जो थे उन पे एलिगेशन लगता है कि वो महाराजा जम्मू कश्मीर जो हमारे महाराजा हरी सिंह थे, ये एलिगेशन लगता है कि वो डीले थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे।
तो मैं आपके प्लेटफॉर्म में ये बता दूं कि हाँ, माउंट बार-बार बोले कुछ नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव क्रिएट किया गया। ये तो एनसीईआरटीज़ में लिखा हुआ है ना हाँ, मतलब तो हाँ, ये क्रिएट किया ना, मैंने ताकि भी यही पढ़ा है। हाँ, हम सब ने वही पढ़ा है। मैंने बिपिन चंद्रा और एक आती है सिविल सर्विसेज की बहुत छोटी-सी गाइड टाइप की आती है, तो वो दोनों किताबों में यही तो है, तो स्टैंड स्टिल। अगर आपको आईएएस पास करना था, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, और प्रधानमंत्री एक सीरीज़ था शेखर कपूर का, उसमें भी यही बताया स्टैंड महाराजा हर जगह ये हैरिस। बताया गया है, पर फैक्ट ये है हुँ, कि बिफोर माउंटबेटन देयर वाज अ गवर्नर, जहाँ वाइस रॉय था उसका नाम था लॉर्ड वेवल। उसकी भी बुक है लॉर्ड वेवल पेपर्स। लॉर्ड वेवल ने एक पार्टीशन प्लान बनाया था, बिकॉज 1940 क्रॉस करते करते 42-43 में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब इनको टुकड़े अलग करना है। उसका प्लान ये था कि हम लोग 3 बनाएंगे बड़े टुकड़े, पाकिस्तान, हिंदुस्तान एंड जो आज बांग्लादेश है, तो 3 कंट्रीज़। दैट वाज हिज प्लान। और उस प्लान में जो कश्मीर का, जो एक आपने एक और कहानी सुनी होगी कि ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में नहीं आता भारत में, तो कश्मीर से कनेक्टिविटी नहीं होती, जम्मू एंड कश्मीर से। ये आपने एक बड़ा फेमस वो यस, यस, है। यस। हाँ, तो अब मैं उसको आपको तोड़ बताता हूँ। तो वेवल ने 2-3 प्लान बनाए। इसमें वेवल प्लान ये था बेसिकली कि आप जो, और सिख जो थे ना, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने हमें तंग करने के लिए। सिखों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया था ताकि कल को हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करें। उसका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC। अच्छा, ये अंग्रेजों की क्रिएशन है, जैसे कांग्रेस को क्रिएट किया था अंग्रेजों ने, तो ये इन्होंने बनाई थी। अच्छा। तो जो, सेफ्टी वाल्व हाँ, मतलब आप एब्सोल्युटली। और अभी सिक्स की अपनी एस्पिरेशन थी। 1885 में ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या कहती थी? मतलब आप 2 सेंटेंसेस में अगर ये बता पाएँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। क्योंकि आपको इसे एनालाइज़ जब आप कर रहे हैं सर, तो आप एज़ अ वेट कर रहे हैं, आप एज़ अ मिलिट्री एनालिस्ट देखते हैं इन चीज़ों को, कि कैसे इंटेल काम करती है, कैसे आप लोगों को प्लांट करते हो। अगर आप किसी टेरिटरी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आप कैसे उसमें अपना मैक्स इन्फ्लुएंस रखें? हाँ, उसमें आप एक एजेंट्स क्रिएट करते हो अपने, हुँ। जो आपकी लैंग्वेज, आपका मोटिव, अपनी लैंग्वेज लोगों की बोलें, नेटिव लैंग्वेज बोल के, काम आपका करते रहें। नेटिव मुहावरों का यूज़ करें और काम वो आपका करें। मिशन आपका पूरा होना चाहिए। और फिर आप एक सेफ्टी वॉल्व इसे रखते हो कि अगर कहीं ज़्यादा बढ़ गया प्रेशर, तो कहीं से रिलीज़ भी करना है। मतलब अगर देखो, वो जो क्रिएट किया उसके ऊपर भी विश्वास नहीं होता उनको। हुँ, हुँ। उसमें भी दे नो, अल्टरनेट बनाते रहते हैं। उनको पता है 10-15 साल तो चलेगा, उसके बाद पता नहीं किधर कौन मुड़ जाए। हुँ। तो फिर स एंटी करप्शन मूवमेंट चलाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी बहुत पड़ती करनी पड़ती हैं। हाँ, वो फिर यहाँ बैठना पड़ता है, हुँ। जहाँ मैदान में मैं भी बैठा था, क्या बोलूँ। तो सिक्स का एक अपनी एम्बिशन था, बिल्कुल सही था कि हमें भी अपना एरिया चाहिए, हुँ। हमें अपना खालिस्तान टाइप एक जगह चाहिए। सिख बनना ही है, जब देश टूट ही रहा तो हम भी बना लेते हैं। हाँ। तो नेहरू जी ने उनको एश्योरेंस दिया, नहीं नहीं आप हम हमारे उनका हमारा जो पहला डिफेंस मिनिस्टर था बलदेव सिंह, ही वाज सिख हुँ। एंड वेरी एक्टिविस्ट था वो सिख कॉज का। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जिन्ना कह रहा था कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करो, हुँ। और इफ़ पॉसिबल तहसील और ब्लॉक का सर्वे करो, हुँ। तो जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है हुँ। उसको पाकिस्तान को दे दो। ओ तेरी! इमेजिन। माउंटबेटन का यार ऐसे नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट से नीचे हम जा ही नहीं सकते। हुँ। और उन डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जहाँ पे आप पाकिस्तान पास में है। हुँ। यू कांट हैव ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद गोइंग टू पाकिस्तान। तो इस मामले में माउंटबेटन था तो वही गेम खेल रहा था भाई। इतना भी ब्रिटिश की ये है ना कि सरेआम नहीं पता लगना चाहिए कि हम गेम खेल रहे हैं, छुप के खेलो। जो पार्लियामेंट वाली मैंने बात बताई 1905। इसीलिए सीआईए की बात हो जाती है, हाँ, बट कभी भी MI6 की बात हुई आज बात ही नहीं नहीं हुई। हुई। आप 47 की सारी जितनी बुक्स लिखी गई सारी ब्रिटिशर्स ने लिखी, और हम उसको करते रहे, टेक्स्ट बुक बनाते बनाते रहे। रहे। तो इन्होंने कहा भाई देख, ऐसा है कि जब आप ये डिस्ट्रिक्ट, मानते हैं ना मतलब सर कि MI6 इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मैंने ये 3-4 जगह मतलब पर्टिकुलरली सीआईए के जो ऑपरेटिव्स हैं जो रिटायर्ड हैं, दे से कि ब्रिटिशर्स जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, दे एक्चुअली ऑपरेट इन शैडो। दे डू बिकॉज दे ऑपरेटेड इन शैडोज फॉर सेंचुरीज। हाँ, आदत। अमेरिका कितना पुराना है? अमेरिका की सुप्रीमेसी वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट हुई है ना, पहले क्या था? अमेरिकन्स आर ब्रेज़न, हम ऐसा आएँगे वो हैं एकदम। कौन? ब्रिटिश ही तो हैं एक्चुअली। हाँ, यहीं से तो गए थे वो जहाज भर भर के, और हाँ। वहाँ पे जाके लोगों को मार मोर के सिविल वॉर करके आ गए। अदरवाइज ब्रिटिशर्स ने दुनिया पे राज किया है सेंचुरीज पे। तो देवर समथिंग नो, उनको तो कैपेबिलिटी थी। सॉफ्ट मैनिपुलेशन। अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ था 79 में, उसका जो पहला बंदा जो जो रखी करने आया था और जिसने प्लान बनाया था, MI6 का सर्जेंट था, नॉट एन ऑफिसर, सर्जेंट था। वो एक कैपेबिलिटी, वो आया अफगानिस्तान की
सेवेंटी सेवन 76-77 में उसकी किताब है बड़ी अच्छी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. ही केम, ही डिड द रेकी, देन ही वेंट टू अमेरिका टू ब्रीफ CIA. Because they have ruled these areas, fought wars, so they have data. But they didn't have money. तो दिस गाय डिड रेकी एंड प्रिपरेशन, मेट विद अफगान्स जो मुजाहिदीन थे उस टाइम, हाँ. और फिर जाके CIA को ब्रीफ किया कि पैसे तुम दो, प्लान ये है. ब्रिटिशर्स हैड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, अमेरिका हैड मनी, और रशिया को चेपना था इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर. तो दिस गाय वाज ए सर्जेंट. लोग सोचते हैं ना कि CIA ने कुछ नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने किया था ये भी, अफगान जिहाद, जिसमें रशिया को, जो फाइनली लेड टू ब्रेकअप ऑफ USSR. तो वेयर और वी, या तो क्या इन्होंने क्या किया, वेवल का ये प्लान था कि, तो सिखों ने कहा भाई हमें अपने गुरुद्वारा साहब की प्रोटेक्शन चाहिए. लाहौर वाज ए हिंदू डोमिनेटेड एरिया, सिख अंपायर का तख्त था, वो राज वहीं से लाहौर से होता था. तो ब्रिटिशर्स हैड मेड, वो जिना के आगे झुक, पहले डिसाइडेड था कि लाहौर जो है मुस्लिम्स को देना है. अगर लाहौर मुस्लिम को देना है तो आपको जो वाघा अटारी बॉर्डर है वहाँ से गुरुद्वारा साहब कितना दूर है, इट्स नॉट इवन 25 किलोमीटर्स. वेस्ट में, साउथ में अमृतसर के यू हैड फिरोजपुर एज ए डिस्ट्रिक्ट वाज 50-50 और फेवर ऑफ हिंदूज़. लेकिन उसमें ज़ीरा तहसील जो टच करती है अमृतसर के नीचे, ज़ीरा तहसील और 2 तहसीलें और थी जो मुस्लिम डोमिनेटेड थी. तो जिना कह रहा था कि मेरे को ये तहसीलें भी पाकिस्तान को दो, लेकिन लकली उन तहसील्स और बॉर्डर्स के बीच में देयर वाज ए हिंदू बेल्ट जो फिरोजपुर है आज का. प्लस सिखों की एक डिमांड और थी कि हमारी खेती बाड़ी पे असर नहीं पड़ना चाहिए. तो जो नहरें आती थी, दोआब कैनाल जो हैं, वो दैट हैड टू कम टू इंडिया, दैट वाज गिवन टू सिक्स कि आपकी खेती बाड़ी जाया नहीं होगी. और पाकिस्तान को इशोर किया गया था कि भारत विल पे यू मनी टू क्रिएट नहर. इंडस वाटर ट्रीटी के चक्कर में 6 करोड़ पाउंड भारत ने दिए थे फॉर पाकिस्तान टू क्रिएट नहर Channels, सिस्टम. हाँ. तो उसको देने के लिए गुरदासपुर हैड टू कम टू इंडिया, बिकॉज वो नहरें गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं. और गुरदासपुर में 4 तहसीलें थी, उसमें 51-50 वाला सियालकोट वाली तो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम थी, बाकी में इट वाज अ 41-51 वाला हिसाब था. तो ये लॉर्ड वेवल के टाइम पे माउंटबेटन आने से पहले डिसाइडेड था कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भारत को मिलेगा और लाहौर जो है वो पाकिस्तानियों को मिलेगा. और अगर मान लेते कि पूरे का पूरा गुरदासपुर चला जाता पाकिस्तान में, तो भी जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है वो तो टोटल हिंदू डोमिनेटेड था, हिंदू में नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड था. होशियारपुर जो चंडीगढ़ के बगल में है, वो तो जाके जम्मू कश्मीर से कॉन्टैक्ट था ही, वहाँ आगे जाके पठानकोट वाज 61% हिंदूज. तो ये कहना कि नेहरू जी ने कहा माउंटबेटन को, एडवीना को डाला बीच में कि यार ये गुरदासपुर दे दो हमें, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है. इट वाज ऑल डिसाइडेड कि दिस होल एरिया विल कम टू. ये वाली बात कुछ ठीक है, एडवीना के साथ जो चक्कर वाली बात हमेशा अब उसकी बेटे की बुक पढ़ लो, मैं क्यों बोलूँ. उसकी बेटी ने कहा है कि दे नेवर, आई डोंट थिंक दे एवर मेड लव, बट दे हैड सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर. चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखते थे. और ये भी फैक्ट है कि माउंटबेटन और एडवीना अलग रूम में सोते थे. दे हैड देयर डिफरेंट बेडरूम्स. बड़ा घर था ना, खाली चूहे वूहे घूमेंगे, इसलिए 2 अपने अपने सोते थे. उसकी बेटी की बुक पढ़ें आप, तो उसमें भी लिखा कि क्लियर नहीं पता किसी को, ये बिलीफ कह लीजिए, या उसके जो फोटोग्राफ्स हैं स्टूपिड से, कभी झुक रहा है कभी हंस रहा है कभी, तो लोगों ने फिर बातें बना ली. अच्छी तो बनी हुई बातें. आई डोंट नो. एक और ट्विटर पे बोलते हैं हम फादर ऑफ नेशन के बाद पीडोफाइल थे, ये सही है? आई डोंट नो, आइडिया नहीं है. नहीं पता. नहीं मतलब ऐसे किसी और ने इंडिया के बाहर में किसी ने इन चीज़ों पे लिखा है क्या आप सर? क्योंकि यू राइट बुक्स एंड यू रीड अ लॉट. पेडोफाइल का नहीं ना? जो लिखा है उसके बारे में बताता हूँ क्या कंट्रोवर्शियल लिखा है. कि ये लिखा है शेख अब्दुल्ला और नेहरू का फादर एक ही था, मोतीलाल नेहरू, जो अगेन सबसे कंट्रोवर्शियल बात है जो आपने मतलब रीडिंग करके जो ये कंट्रोवर्शियल बात है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू का फादर एक ही था, उनकी शक्लें मिलती थी, कद नहीं मिलता था ऑफ कोर्स, बट उसका भी प्रूफ नहीं है टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. ये किसने लिखा है? लाइक फॉरेन? तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है. है? हाँ, जिन लोगों ने, जो अभी इन्होंने नेहरू की इसकी गांधी पे भी अभी बायोग्राफी आई है ना, जिसमें लिखा था कि साउथ अफ्रीका में क्या करता था और भारत में जहाँ उसके फ़ोटो हैं, डंडी यात्रा कर रहा है, 40 पुलिस वाले चलते थे उसके बना के सर्कल. गांधी वॉज हाईली प्रोटेक्टेड, गाड़ियों में घूमता था, लेकिन फ़ोटो खिंचाने के लिए वो पैदल चलता था. तो दोज बुक्स आर रिटन बाई सो मैनी पीपल नाउ इज कमिंग आउट. तो शेख अब्दुल्ला का और इसकी जो जेनेटिक रिलेशन है, मैं उसको नहीं मानता एक्चुअली, क्योंकि प्रूफ नहीं है ना. हम नेहरू को देखो ब्लेम कर सकते हैं फॉर 100 थिंग्स, करना भी चाहिए, लेकिन हमको ये भी ग्रांट करना चाहिए कि एक तो वो बिल्कुल ही लाइक यू सेड कि अंग्रेज वांटेड समबडी हु कुड लिसन टू, जो अगला आएगा हमारी बातें चलाए.
वो बड़ा पढ़ा लिख के वो इम्प्रेस था, एलीट फैमिली से आता था, उसके विचार थोड़े से मिसप्लेस थे बट ओपन माइंडेड था। एट द सेम टाइम उसको कांग्रेस से नफरत थी नेहरू को, वो ही डिडंट लाइक कांग्रेस, ही डिडंट लाइक आईएएस, ही हैड सेड इन क्रैप कर दूंगा। हाँ कर दूंगा, लेकिन मजबूरियां वो अलग कहानी निकल जाती कोई है। नहीं कर पाता ना। हाँ तो कर सकता था वो, उनके अगर अलावा वो कोई नहीं कर, अगर किसी ने किया नहीं किया ना नहीं, इंडिया अगर वो उस टाइम पंचायती राज लगा देता ना, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो स्कीम्स बना रहा था सोशलिस्टिक और ग्राउंड पे पहुंच नहीं रही थी, क्योंकि उसकी अपनी जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे ना कांग्रेस के, जो जितने प्रोविंस थे इंडिया के, उनके नाम तक उसको पता नहीं थे। लोग डर के मारे उसको मिलने नहीं जाते थे, और वो इनको थर्ड क्लास मानता था, वो सारे इंडिया को थर्ड क्लास मानता था ना कि ये ऐसे ही है। तो वो अपने अपने घर के अंदर काम खुद अपने हाथ से करता, लाइक चाय बनानी खुद बना लेगा। नेहरू वाज हैड वेरी गुड क्वालिटीज, वो बड़ा इंग्लिश उसमें रहता था कि अपना काम खुद करो, ये करो, ये नहीं। लेकिन उसको इनको हमें हमें वो इन्फीरियर मानता था। तो उसने अपना पार्टी में जो इलेक्शन जीतता था, वो तो इलेक्शन कैंपेन के लिए जाता ही नहीं था नेहरू। यू विल नेवर सी ए सिंगल स्पीच ऑफ नेहरू गिविंग आस्किंग फॉर वोट्स। लोग उसको वोट देते थे क्योंकि अंग्रेजी अच्छी बोलता था, पढ़ा लिखा था, और था, प्रोजेक्टेड भी अच्छा किया था अंग्रेजों ने भी। तो कांग्रेस को वोट मिलते थे नेहरू के नाम पे। नेहरू का कांग्रेस से कोई रिलेशन नहीं था, उसको ही हेटेड देम। लेकिन जब उसने देखा यार मेरी पॉलिसी जो मैं बना रहा हूँ बड़ी अच्छी अच्छी, बाय द वे सोशलिस्ट था, उसकी पूरी कैबिनेट जो थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, कैपिटलिस्ट की थी। तो बट जो भी उसने पॉलिसीज बनाई वो ग्राउंड पे पहुंचे ही ना। तो उसने कहा ये तो कष्ट हो गया। तो देन समबडी टोल्ड हिम कि सर ऐसा है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है ना, ये नीचे बीडीओ से लेके तहसीलदार से लेके ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसको यूज़ करो। तो मजबूरी में इसने ब्यूरोक्रेट्स को बोला आओ यार बी माई वेक्टर्स। और ये सिर्फ नेहरू की बात नहीं है, राजीव गांधी के टाइम पे डिफेंस सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर से मिलता नहीं था। ही हैड केप्ट देम अवे, गो एंड मीट अरुण सिंह, वो जो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा राज्य मंत्री था, उससे बात करो, मेरे से बात नहीं करनी। लेकिन जब जनरल सुंदर जी ने 87 में ब्रास टैक्स के लिए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ने की तैयारी कर ली, और तब राजीव गांधी बाहर था, उसको बोला गया कहाँ जा रही है भारतीय फौज, उसको पता ही नहीं था, मतलब ही वाज सो डिटैच। तो उसने वापस आके अरुण सिंह को सैक कर दिया और तब उसको आईएएस लॉबी ने बोला देखा सर, ब्यूरोक्रेट्स को बीच में रखो, ये मंत्री तो बड़े अनरिलायबल हैं, फौजी तो कुछ भी बोल देते हैं इनको। उसके बाद फिर एक दीवार बनी ये क्या बोला आपने 87 में चढ़ने के लिए? हाँ क्या 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 ब्रास टैक्स हो गया था, पूरी आर्मी मोबिलाइज कर गई थी सुंदर जी के टाइम पे, जनरल एक सुंदर जी। मिनट, और वापस हम आएंगे इस पे, बट दिस इज जस्ट अमेजिंग। क्या क्या कर रहे थे आप लोग? जनरल सुंदर जी जो पराक्रम में किया, जैसे पराक्रम में हुआ था ना, पराक्रम। वैसे पूरी इंडियन आर्मी मोबिलाइज हो गई थी। क्यों? यार गदर मचा रखा था ना पंजाब में, श्रीनगर में। हर कश्मीर का भी शुरू नहीं हुआ, पंजाब का बहुत हो गया था ना, पंजाब का ब्लू स्टार 84 में हुआ। लेकिन उसके बाद खत्म थोड़ी हुआ था टेररिज्म, बढ़ता गया, फिर वो 2 ऑपरेशन और करने पड़े बाद में। तो सुंदर जी ने कहा लेट्स बड़े नॉक देम ऑफ यार, खत्म करो इनको, जो हम कहते हैं आज खत्म ही कर दो ना यार, इसको देखी जाएगी। पर उसने वो अमन की आशा वाले तब भी थे कि नहीं। तो सुंदर जी मोबिलाइज आर्मी, तो स्ट्रॉन्ग तगड़ा था वो। रोका किसने? रोका तो सरकार ने रोका, जब राजीव गांधी ने फोन किया वो रोको, वापस करो। ये पराक्रम में एक हमारे जनरल साहब सैक हो गए थे वाजपेयी के टाइम पे। क्यों? स्ट्राइक कोर वाले थोड़े आगे चले गए थे उस फॉर्मेशन में भी था, तो पाकिस्तान ने शोर मचाया। क्या उसमें आप भी उसी कोर में हम लोग थे। हाँ तो कौन सा जो भी थी, छोड़ो पर है, जो भी थी कोर, स्ट्राइक कोर थी, थोड़ी आगे निकल गई थी, तो पाकिस्तान के पसीने आ गए। एक्साइटेड मतलब कितने आगे? ऐसा होता ना कि सबको पता होता, दुश्मन को भी पता, हमें पता होता कि स्ट्राइक कोर आज चलेगी तो एक रात में इतने किलोमीटर निकल जाएगी। उस उतने किलोमीटर में पाकिस्तान आ रहा था बीच में, तो मतलब दे वुड हैव क्रॉस द बॉर्डर। तो जब तक स्ट्राइक कोर एक डिस्टेंस पे पीछे बैठी है तो पता कि चलेगी तो कल तक पता चल जाएगा। लेकिन वो इतनी क्लोज थी कि रात को बाउंस कर देती बॉर्डर को। तो वो हमारे जनरल साहब होते थे, उसको सैक कर दिया गया था। तो ये होता है, दैट्स ओके, बट दैट्स हाउ आईएएस केम इनटू एमओडी पावरफुल। उसके बाद ये टाइम आया कि चीफ ही नहीं मिल पाता था रक्षा राज्य मंत्री, अपना डिफेंस मिनिस्टर को। अब जाके फिर बातें ठीक हुई हैं, अभी तो चीफ को एक्सेस है, प्राइम मिनिस्टर को बड़ा बदला है। लेकिन दिस इज हाउ आईएएस केम इन ऑन डिफेंस में, नॉट ओनली नेहरू, इवन राजीव गांधी डिडंट लाइक देम। एनीवेज, हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? नहीं तो ये पर एक टॉपिक है जो कभी बात करेंगे, पर अभी हम कश्मीर की बात कर रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या हुई, जब इंडिपेंडेंस हुई तो माउंटबेटन ने कहा कि मुझे दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुझे गवर्नर जनरल बना दो। वाइस रॉय का नया नाम था गवर्नर जनरल, जो कि प्रेसिडेंट बना बाद में, ताकि मैं तुम दोनों देश के मसले सुलझा सकूंगा। पाकिस्तान ने कहा नहीं, जिन्ना को पता उसकी ज़िंदगी 1 साल बची है, टीबी के टर्मिनल स्टेज पे, इसे नो आई विल बी द गवर्नर जनरल। तो जिन्ना बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, माउंटबेटन बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ भारत।
दूसरा ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार हम सारे कमांडर्स, चीफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ और सारे सीनियर अफसर अंग्रेज हैं, एकदम चले जाएंगे तो तुम्हारे वैक्यूम हो जाएगा। बिकॉज हमारे जो सीनियर मोस्ट अफसर थे इंडियन, वो अभी कर्नल के रैंक पे थे जनरली, ब्रिगेडियर भी बड़े कम थे। तो भारत ने कहा अच्छा वैसे करो, टॉप लीडरशिप जो है वो हम रखेंगे फॉर फ्यू ईयर्स, जब तक हमारे ऑफिसर्स प्रमोट हो गए, थोड़ा मैच्योर नहीं होते, जूनियर हमें कैप्टन मेजर और कर्नल नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने कहा हम सीनियर भी रखेंगे, हम जूनियर भी रखेंगे। तो 47 के टाइम पे जब आज़ादी का टाइम आया तो तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ हमारे, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान के ब्रिटिशर्स थे, और उनके ऊपर एक फील्ड मार्शल ऑचनलेक बैठा हुआ था जो दोनों आर्मीज़ को कोऑर्डिनेट करता था। एंड ही वाज अ गुड गाय, ही वाज इनफैक्ट इन सब में ना 3 + 3 6 और माउंटबेटन 7 और ऑचनलेक 8, इनमें ही वाज इम्पार्शियल पर्सन, अच्छा बंदा था वो। ये इन्होंने गेम खेली कि अब ऐसे करते हैं कि महाराजा जो है वो, वेवल के टाइम पे डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी सरकार की, चर्चिल वाली, कि आप या हिंदुस्तान में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, या इंडिपेंडेंट रहो। अगर आप बड़े हो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। सबसे बड़ी स्टेट ही हमारी थी। हमारे महाराजा का विचार था कि भैया आप कह रहे हो जिसकी ज्योग्राफी जिससे मिलती है उस तरफ जाएगा। ये भी एक था कि अब हैदराबाद बहुत बड़ी स्टेट थी बट जियोग्राफिकली पाकिस्तान से दूर था, तो उसको नहीं मिल सकते थे वो टेक्निकली। JNK का बॉर्डर फ्यूचर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिनकियांग, तिब्बत और फ्यूचर इंडिया सबसे मिलता था। कॉन्टिग्यूटी तो सबसे मिलती थी, क्योंकि गुरदासपुर वाली कहानी मैंने तभी सुनाई कि वो सब बकवास है। होशियारपुर तो हिमाचल पूरा आ ही रहा था, हिमाचल आज भी जुड़ा हुआ है, हिमाचल जम्मू कश्मीर। तो इनको बोला तुम आज़ाद रहोगे। आप जब ये बोल रहे थे ना गुरदासपुर, तो मैं ये सोच रहा था एक तो डायरेक्ट रोड जाती है हाँ, लद्दाख तक होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा, फिर ऊपर पठानकोट, हिमाचल। तो इनको बोला गया, जब माउंटबेटन आया ना और जब इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो बोला गया नहीं, दो ही ऑप्शन है, इधर यू गो टू इंडिया और यू गो टू पाकिस्तान। जून के पहले हफ्ते में ब्रिटिश असेंबली पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया जिसमें बोला गया कि ऐसे दो टुकड़े होंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, तो 2 टुकड़े होंगे, सबको एक चुनना होगा, प्लस 2-3 क्लॉजेज, और जब तक वो सेटलमेंट नहीं होती एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आप कर सकते हो। वो सब चला। अब ये वो ज़माना जब इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो 3-4 जून को वहाँ पास होता है। बाई मिड जून पीपल केम टू नो हियर हो क्या रहा है। आज़ाद हो गया। उसके 1 महीने में महाराजा ने अपना बंदा भेज दिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिल्ली, कि वी वांट टू एक्सीड टू डू जुलाई। और ये नेहरू की अपना स्टेटमेंट है 1954 में पार्लियामेंट में। उससे पहले लोग मानते नहीं थे, ये कहते नहीं झूठ बोल रहे हो। तो उसने कहा भाई आई एम रेडी टू एक्सीड टू इंडिया। अब जब भी एक्सेशन करते हो तो यू हैव टू सिट एंड नेगोशिएट ना, कि क्या क्या बेसिकली हार्ड नेगोशिएशन तो होती करोगे। है। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, डिफेंस कम्युनिकेशन करेंसी कॉमन होनी चाहिए, बाकी अपना जैसे चल रहा। ब्रिटिश के टाइम भी ये सिस्टम था। नेहरू जी ने कहा नहीं, आपने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल रखा है, बिकॉज वो ये कर रहा था क्विट इंडिया, क्विट कश्मीर मूवमेंट, एंटी डोगरा, एंटी काफिर हिंदू, उसको जेल में डाला हुआ था महाराजा ने। बोला पहले इसको जेल से निकालो। तो ये शेख अब्दुल्ला अगर नहीं होता तो ये अभी तक इतना ड्रामा नहीं होता। पर शेख अब्दुल्ला को प्लांट किया गया। नॉट ओनली प्लांट किया गया, जून महीने में माउंटबेटन छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर आया। महाराजा ने उसको एयरपोर्ट पर रिसीव किया। तो उसने कहा ऐसा है यार कि अगर तुम पाकिस्तान भी चले जाओगे ना, तुम्हारे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो दिल्ली में कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट 18 अगस्त को पाकिस्तान का एक्स कांग्रेस में होता था, बाद में मुस्लिम लीग में चला गया और पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन बना। वो 18 अगस्त को 3 दिन बाद भारत आया था किसी काम के लिए। तो सरदार पटेल ने उसको बोला था कि यार तुम कश्मीर रख लो, जम्मू कश्मीर रख लो, हैदराबाद से जान छुड़ाओ, ये हमारे पास रहने दो। वो हैदराबाद में रिवोल्ट चलना शुरू हो गया था, रजाकार ने शुरू कर दिया, ये ओवैसी के जो। तो दिल्ली वॉज नॉट रियली वेरी कीन। आज वो ब्लेम करते हैं महाराजा को। महाराजा ने जब अपना बंदा भेजा, कहता पहले शेख अब्दुल्ला को जेल से निकालो। भाई शेख अब्दुल्ला कहाँ से स्टेक होल्डर हो गया? दैट वाज वन पॉइंट। देन फिर महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को निकाला और 12 अगस्त को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया पाकिस्तान और दिल्ली दोनों को। कराची और दिल्ली, कराची में कैपिटल आ रही थी अपकमिंग पाकिस्तान की, जिन्होंने मान लिया। दिल्ली मुकर गई। दिल्ली की बात करो, अपना डेलीगेशन लेके आओ, तो देखेंगे, सोचेंगे क्या हो रहा है सारी कहानी। हम अभी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करें, दिल्ली इधर डिले कर रहा है। और 15 तारीख को जब आज़ादी होती है तो बाउंड्री अवार्ड अनाउंस नहीं करता माउंटबेटन कि कौन सा हिस्सा। सी बाउंड्री अवार्ड क्या था? प्रिंसली स्टेट्स को तो अपना ऑप्ट करना था कि मैंने पाकिस्तान जाना, इंडिया जाना है। जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया क्या था? पूरा पंजाब, दिल्ली, यूपी, इनको जो डिवाइड करना था रेड क्लिफ के उसमें, उस पर बाउंड्री अवार्ड था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा है पॉपुलेशन के बेस पे और कौन सा इंडिया में आ रहा है।
ये रिपोर्ट जो रेडक्लिफ ने बनाई वो 9 अगस्त को माउंटबेटन के टेबल पे पहुंच गई, 9 अगस्त को। सीक्रेट थी, किसी ने नहीं पढ़ी। माउंटबेटन ने अपने पेपर्स में लिखा कि आई डिडंट वांट टू अपसेट सेलिब्रेशन मोड, देश आज़ाद हो रहा था, तो मैंने कहा कि उनको सेलिब्रेट करने दो। तो 15 अगस्त को उसने अनाउंस ही नहीं किया, 16 को भी नहीं किया, 17 को अनाउंस होता है वो, 16 की रात 17 की सुबह। अब यू कैन इमेजिन उस ज़माने में कई गांव वाले जो इंडिया का फ्लैग चढ़ा के बैठे हुए थे, पता चला वो ये तो पाकिस्तान में जा रहा था। तभी तो मारकाट शुरू हुई ना, बंगाल में भी, यहाँ भी। पता ही नहीं था कि आप इधर जा रहे हो। जो तो ठीक है, जैसे मेरी फैमिली उजड़ के आई डीप इन पाकिस्तान, पीओजे कैसे आई, उनको तो आ ही रहे थे, हिंदू आ रहे थे और यहाँ से मुस्लिम जा रहे थे, वो तो मारकाट चल रही थी। बॉर्डर विलेजेस में पता ही नहीं था। तो 17 तारीख को आपने अनाउंस किया और 18 तारीख को पाकिस्तान आर्मी चीफ एक ऑर्डर साइन करता है, ऑपरेशन गुलमर्ग। देखो अब 15 को आज़ाद हुए, 17 तक तो ये नहीं पता कौन किधर जा रहा है। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिसका नाम था जनरल मसरवी, ब्रिटिश, हमारा भी ब्रिटिश था, उसका भी, वो साइन करता है ऑपरेशन गुलमर्ग टू कैप्चर जम्मू एंड कश्मीर। ओके। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो गवर्नर था कनिंगम, वो चौथी बार गवर्नर बन के आया था, 2 बार ब्रिटिश के टाइम पे, तीसरी बार। और तीसरी बार पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको मांगा था कि अब हम आज़ाद हो रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का इसने बड़ी अच्छी नौकरी की है, इसको लेके आओ। ही इज़ द गाय हु मोबिलाइज्ड ऑल दोज पठान्स। अच्छा। तो इट वॉज अ प्लान, ब्रिटिश प्लान, पाकिस्तानियों को यूज़ किया गया एज ए टूल। लेकिन उसमें यह था कि ब्रिटिश अफसर नहीं आएंगे लड़ाई में, वो अपनी संधि थी, वो नहीं आ सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, 18 तारीख को वो साइन होता है और पहुंचता है सारी जो बॉर्डर वाली ब्रिगेड्स हैं कि ऐसे ऐसे लड़ाई होने वाली, मतलब हम ऐसे करेंगे, पाकिस्तान की जो सेना है वो नहीं जाएगी, कबायली आगे जाएंगे। उसमें हर दस्ते में 10 आर्मी के जवान और जेसी होंगे, उनमें एक मेजर साहब होगा जो उसको लीड करेगा, लेकिन नाम होगा कबायली का। कपड़े सारे सलवार कमीज पहन के जाएंगे। और जितने आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी वाले जो जाना चाहते हैं जिहाद लड़ने की, क्योंकि कश्मीरियों को डोगरा राजा बहुत तंग कर रहा है, तो आप लीव सब एप्लीकेशन ब्लैंक साइन कीजिए डेट के बिना, और आप भी सलवार कमीज पहन के आप भी जाओ। और उनको बोला गया कबायलियों को कि भाई तुम जाओ, लड़कियां तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, ज़मीन हमारी और महाराजा हमारा, बिकॉज महाराजा से हमने साइन कराने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे। वो कश्मीर उस टाइम श्रीनगर में था। क्या क्या लड़की क्या? कश्मीरी लड़कियां तुम्हारी, लूट लो जितनी लूटनी है, जो उन्होंने किया। कश्मीर लड़की तुम्हारी, जर जोरू ज़मीन कहते हैं ना, कि जो पैसा तुम लूट पाए बारामूला, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, वो तुम्हारा और कबायलियों का। जो लड़की तुम वहाँ से उठा पाए वो तुम्हारी, ज़मीन हमारी। अच्छा। कि तुम्हारा काम है जाना, महाराजा और को महाराजा हमारा कैप्चर करना, हम उससे साइन करवाएंगे, डिक्लेरेशन पे साइन करवाएंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे, उसके बाद तुम कश्मीर से निकल जाओगे, तुम्हारा इतना ही काम है, तुम रुकोगे नहीं, वो फिर हम पाकिस्तान, हम उसको रूल करेंगे। ये प्लान था। तो ये जो हम मैप बनाते हैं, ये मैप किस बेसिस पे बनाते हैं फिर? कौन सा? अभी जो बाउंड्री हम बनाते हैं, ये क्या रेडक्लिफ ने बाउंड्री? नो, जम्मू कश्मीर की बाउंड्री तो प्रिंस स्टेट की बाउंड्री थी ना। तो वो तो उसकी बाउंड्री थी। हाँ हाँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइन ही नहीं किया इंडिया को ना, और इंडिया ने अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया है ना, मतलब हम बहुत वहाँ नेहरू कह रहा चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन नहीं चल रहे, नेहरू कह रहा तुम उसको निकाल के आओ तो बात करते हैं। बट अभी राजस्थान का भी बॉर्डर डिमार्केट नहीं हुआ, हाँ, है ना, गुजरात का भी वो नहीं रेड क्लिफ ने किया। बट वो 17 तारीख को हुआ है। हाँ, वो 17 को अनाउंस हुआ ना, 17 हो को गया ना, था। क्या हो रहा था एक्चुअली कि बीकानेर जो था, बीकानेर के महाराजा को बताया गया कि जो नहर आ रही है, ये जो फिरोजपुर से जो जाती है नीचे हुसैनी वाला से, ये नहर जो है वो पाकिस्तान में जा रही है। तो वो आया माउंटबेटन के पास, उसने कहा भैया ऐसा है कि मेरे को पाकिस्तान में ले लो, जब तुम पानी मेरा काट दोगे तो हम तो डेजर्ट में रहते हैं। तो हुसैनी वाला, फिरोजपुर का जो हुसैनी वाला इलाका, वो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम इलाका था और बिल्कुल बॉर्डर पे है, उसको फिर भारत को दिया गया। हुसैनी वाला वो वहाँ गेट है जहाँ पे सतलुज का पानी ख़त्म हो जाता है और वहाँ ड्रिल होती है मोटारी वाली, तो इसलिए फिर बीकानेर हमारे पास आ गया। नहीं तो हिंदू राजे भी मजबूर हो गए थे पाकिस्तान जाने के लिए। तो अभी तक मतलब जो इंडिया का मैप अभी हम देखते हैं वो फाइनल बना नहीं है, मतलब बॉर्डर JNK का बना हुआ है, JNK का इंडिपेंडेंट, वो तो हाँ, अभी वो बना हुआ अभी इंडिपेंडेंट है स्टैंड स्टिल के साथ। या तो वो जो हम शेप देखते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर या है ना, जैसे घूम के आता है। हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसा है ना, कर्व सा। हाँ, ये पूरा JNK का ओरिजिनल मैप है। या इसमें मान लीजिए 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, तो हरी सिंह जी अभी पावर में, उनके पास अभी तक कितनी एरिया पे डायरेक्ट कंट्रोल था? पूरी JNK उनके अंडर थी। गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान अंग्रेजों के पास था ना, तो उन्होंने वापस दे दिया 15 अगस्त को,
जब अंग्रेज चले गए तो लीज़ ख़त्म हो गई ना। उन्होंने लीज़ 95 तक ली हुई थी, लेकिन बुलाया इनको, और बुलाने से पहले वहाँ एक बंदा प्लांट कर दिया, मेजर विलियम। वहाँ की जो फ़ौज थी उसको बोलते हैं गिलगित स्काउट्स, जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और वहाँ पे महाराजा की अपनी फ़ौज नहीं थी गिलगित में। तो जैसे गवर्नर साहब वहाँ पहुँचते हैं, तो पता चला कि वहाँ के सारा जो सेटअप है, जो ऑफिशियल्स थे, जो काम करने वाले रेवेन्यू वो सारे चले गए पाकिस्तान। बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान जब अंग्रेज़ों के पास था ना, तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे वो बाकी पाकिस्तान से आए हुए थे, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान में पढ़ाई वढ़ाई बड़ा अंडर डेवलप्ड था। तो वो जो क्लर्क का काम गिलगिट बाल्टिस्त मतलब अभी हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में इस टाइम में नहीं था, बट लीज पे था ना। लीज पे था। हाँ, बल्तिस्तान हमारे पास था, हमारी फौज थी वहाँ पे। आगे जो गिलगित जो टिप सी दिखती है ना, ऊपर एकदम वाला सिर वाला, एकदम ये वाला जो पार्ट हाँ है, वो जो कि वखान से जुड़ता है। या वो अंग्रेजों के लीज पे था। अच्छा, व्हाट अबाउट लेह लद्दाख? ले लो अपने अक्साई पास था, ये एक्साइशन सब हमारे पास था, महाराज के पास था। अच्छा, ये डायरेक्ट रूल करते थे या थ्रू प्रोविंसेस रूल करते थे? देखो क्योंकि जेएनके में अलग अलग रीजन्स है ना सर। 22 छोटी छोटी रियासतें थी जम्मू प्रोविजन रीजन में, जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने इकट्ठा करके डोगरा साम्राज्य बनाया। फिर कश्मीर पूरे का पूरा जोड़ा। लद्दाख में भी 22 थी, उनको भी पकड़ के क्या किया था इन्होंने, जब जनरल रावत ने लद्दाख कैप्चर किया था ना, तो लोकल राजा को वहाँ बिठा के आया था एज रिप्रेजेंटेटिव, और उसने बाद में विद्रोह कर दिया, फिर उसको हटाया, बड़ी लंबी कहानी है। तो यहाँ पे जो रेजिडेंट, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार लेह लद्दाख में, बल्तिस्तान में, ये सारे डोगरे थे। ओके, तो वाइल सर्टन अपॉइंटमेंट्स एंड बॉर्डर, व्हाट अबाउट बॉर्डर? बॉर्डर सिक्योर? बॉर्डर सिक्योर इन द सेंस, देखो ब्रिटिश के टाइम पे ये था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट किसी पर अटैक नहीं करेगी, ये क्लियर था। तो प्रिंसली स्टेट्स को फौज रखने की ज़रूरत थी सिर्फ महाराजा की डेकोरेशन के लिए, कि कभी कभी कोई दिन बनाना है, दशहरा बनाना है, या कोई वर्दी वर्दी पहन के, दैट्स इट, या कोई इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन करना है, दैट्स इट। एडमिनिस्ट्रेशन में तो एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस, थे हाँ, थे ही हाँ, अलग हाँ, से। हाँ, हाँ, हाँ। तो बट जे.एंड.के स्टेट ने, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 में बहुत कंट्रीब्यूट किया था ब्रिटिश एफर्ट में। वर्ल्ड वार 2 में 60,000 सैनिक, यंग बच्चे जम्मू कश्मीर के गए थे लड़ने के लिए, जो मेरी अपनी कम्युनिटी पुंछ वाली, कश्मीर से नहीं, जम्मू से, दे हैड गॉन टू फाइट फॉर ब्रिटिश वर्ल्ड वार 2 में। तो वो जम्मू कश्मीर एक राज था जिसके पास 9 बटालियन फौज थी, जो कि 47 आते आते वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश अपनी आर्मी कम कर रहे थे। तो हमारी जो आर्टिलरी की बैटरीज थी वो ब्रिटिश ने ले ली थी परमानेंटली, और हमारी 6 बटालियन रह गई थी, पर वो सारी बैटल हार्डन्ड थी, अच्छी बटालियन थी। लेकिन अगर आप बॉर्डर नापो तो 600 मील का है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का, पूरा पहाड़ी। तो आप उसमें कितना कैसे? कंट्रोल कर हाँ, पाओगे, वो दैट वाज समथिंग विच, बट क्योंकि उससे पहले सेफ्टी थी कि ब्रिटिश एक कोई किसी पे अटैक नहीं अटैक नहीं करेगा, तो कुल करेगा, मिला के उस टाइप की आप फॉर्मेशन रखते भी नहीं हो ना, नहीं थे। मतलब। तो और गिलगित स्काउट वगैरह जो थे वो ब्रिटिश ने बनाए थे। तो विलियम, जो मेजर विलियम था, जिसने पहले एज ए कैप्टन उसने गिलगित स्काउट्स में नौकरी की हुई थी। गिलगित स्काउट में जो ऑफिसर्स थे ना, ब्रिटिश आते थे। चित्राल में चित्राल स्काउट्स थे, गिलगित में गिलगित स्काउट्स थे, ऐसे ऐसे डिफरेंट वैलीज़ में तोची में तोची स्काउट्स थे। तो ब्रिटिश ने बना रखे थे, और सारी रेगुलर आर्मी इंडिया की फ्रंटियर एरिया से निकाल दी थी। ये भी वो प्लान का हिस्सा है जिसमें उन्होंने सोचा था कि कल को विद्रोह करेंगे या ड्रामा करेंगे तो कोई हो ही ना इनको रोकने वाला। तो ये बड़ा लंबा, ये टक्कर कमेटी की एक रिपोर्ट है 1942 की, वो तब से चल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे, ब्रिटिश वर लुकिंग फार अहेड। तो 42 में उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है। तब वर्ल्ड वार 2 जो है, अभी इतना वर्ल्ड वार 2 मतलब 39 में स्टार्ट हुई थी, वीक नहीं हुआ था ब्रिटिश, बट उनका प्लान चल रहा था कि अभी करेंगे तो ऐसे। तो वो जो विलियम ब्राउन था वो कैप्टन था, और उसको वापस बुलाया गया जैसे इंडिपेंडेंस का टाइम आया, उसको बना दिया CO, कमांडेंट ऑफ गिलगित स्काउट्स। अब जब जाने की बारी आई तो गिलगित वापस हमें आना था। तो एक ब्रिगेडियर साहब थे स्टेट फोर्सेस के, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, घनसार सिंह एक्चुअली उसका नाम है, लोग घनसारा सिंह बोलते हैं। उनको भेजा गया एज गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। क्यों? गिलगित अपने पास आ गया, बल्तिस्तान पहले अपने पास था, तो सारे का बन जाएगा। वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं उनका हैंडीकैप कोई है ही नहीं। ऑफिशियल पढ़े लिखे लोग जो थे पाकिस्तान से, वो चले गए सारे, और ब्रिटिश से भी जा रहे हैं सारे। तो उसने फिर लेह में जो उनका रेवेन्यू पटवारी था ना, उसको बुलाया कि यार, प्लस कुछ फाइनेंशियल पावर उसको मिली नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी। तो इतने में क्या हुआ, तो विलियम ब्राउन को अंग्रेजों ने, और आर्मी चीफ कौन है जे.एंड.के स्टेट का, ब्रिटिश ऑफिसर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, उसको जो हम लोग, हमारे महाराजा ने मेजर जनरल का रैंक दे रखा था, मेजर जनरल स्कॉट। सो आपका पहले प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश वेकफील्ड, जिसने शेख अब्दुल्ला को ऊपर किया, उसको फिर निकाला। फिर आपने अपना एक RC काक, ये जो नहीं आता क्या काक है इसका नाम, टीवी पे आता था ये सुरभि प्रोग्राम में, काक होस्ट, गुड गाय, हिज ग्रैंडफादर, उसकी वाइफ ब्रिटिश थी। तो आपने वेकफील्ड जो प्राइम मिनिस्टर को निकाला,
और थोड़ी देर बाद और बीच में एक दो और आए, लेकिन जो बाद में इंडिपेंडेंस के टाइम पे आरसी काक वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वाइफ ब्रिटिश थी। आरसी काक की ये कोशिश थी कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान से मिल जाए। एक तो वाइफ ब्रिटिश थी, जो भी प्रेशर था, प्लस को पाकिस्तान अच्छी डील दे रहा था। ओके। जिन्ना ये कह रहा था यार तुम आज़ादी से रहना, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस हमारे पास रहो तुम, वो जैसे कैरेट बेसिकली। एक वो बात चल रही थी, और दूसरी बात ये है कि जो आर्मी चीफ था वो था जनरल स्कॉट, ब्रिटिश अगेन। तो जनरल स्कॉट का टेनर भी बाकी था, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ था, तो उसको महाराजा ने इंडिपेंडेंस के बाद रिलीव कर दिया। जो पुलिस वाला पुलिस कमिश्नर जे के अगेन ब्रिटिश, उसको भी रिलीव कर दिया, बिकॉज महाराजा को समझ आ गई कि यहाँ, क्योंकि माउंटबेटन खुद कह के गया कि तुम पाकिस्तान जाना चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनको लगी थी समझ की गड़बड़ है। तो इस सारे शमौजल में जब ये हो रहा है और पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑर्डर साइन करता है कि 22 अक्टूबर 1947 को हम हमला करेंगे कश्मीर पे, और वो हमला कबायली करेंगे, उनकी सपोर्ट के लिए पाकिस्तान आर्मी पीछे तैयार रहे, और इन कबायलियों को कोई रोके टोके ना, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो इनको फ्री पैसेज हथियार के साथ अलाउड है, पर्चियाँ लिख के दे दी गई, तो दे कुड गो एनीवेयर। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी कदर मचाया, लड़कियों वड़कियों छेड़ते छूटते, उसकी बड़ी कहानी है, पाकिस्तान में लिटरेचर पढ़ोगे तो दे डिडंट लाइक दिस सेटअप। बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इट वॉज अ ब्रिटिश प्लान। तो जो विलियम ब्राउन जो उधर था, गनसार ब्रिगेडियर गनसार के सामने जनरल स्कॉट भी साथ में गया था गिलगित, जब गिलगित की लीज खत्म हुई, तो जिस दिन गवर्नर गया बाई एयर, उसी जहाज़ में आर्मी चीफ जो जे का उस टाइम था जनरल स्कॉट, वो भी गया। जनरल स्कॉट ने बोला गनसार को कि देखो सर, ये विलियम ब्राउन है, ये कमांडेंट है गिलगित स्काउट्स का, और ये इतना प्यार करता है यहाँ के लोगों का, और लोग इसको इतने प्यार करते हैं कि ये अपना नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है ब्रिटिश आर्मी की, वो आपकी आर्मी में ज्वाइन करेगा। अब ब्रिटिश आर्मी वॉज दी बेस्ट, कंसिडर्ड टू बी दी बेस्ट। कोई एक सुपीरियर, इसको आप ये कह लो कि मैं IAS छोड़ के एक पटवारी लग जाता हूँ। पटवारी या एक समझो स्टेट पियो। सिविल सर्विसेज में आ जाऊंगा। हाँ हाँ। कोई नोबडी वांट्स टू गेट डिमोटेड। तो गनसार सिंह ने कहा ठीक है भाई, अभी रूल चेंज हो गया, तो आप ओथ लीजिए। तो बंदा आया, ट्रे पे बाइबल रखी हुई थी कपड़े में लपेट के, विलियम ब्राउन ने हाथ रखा, बोला मेरी लॉयल्टी आज के बाद इंग्लैंड से नहीं है, महाराजा के साथ है। बाद में विलियम ब्राउन ने अपनी बुक में लिखा, बायोग्राफी में, कि उस कपड़े के अंदर बाइबल नहीं थी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा प्लान था। तो ऑपरेशन गुलमर्ग जो बना, जो साइन किया, और जो गिलगित में हुआ, उसका नाम है ऑपरेशन दत्ता खेल। दत्ता खेल एक जगह है इधर मियाँवाली के पास, कोड नेम था। तो उसके बाद जैसे ही वहाँ ब्रिटिश निकले, और ये विलियम ब्राउन तो भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस का हिस्सा बन गया, गिलगित स्काउट्स उनके नीचे आ गए, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और ब्रिगेडियर गनसार सिंह को रात को फायरिंग की, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ थोड़ा सा, उसको घेरा था, उसने फायरिंग शुरू कर दी, उसको कैप्चर करके बंदी बना लिया। पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया। गिलगित बल्तिस्तान वालों की एम्बिशन था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। वहाँ जो इन्फेंट्री बटालियन थी स्टेट फोर्सेस की, उसमें 50% मुस्लिम थे, और 50% जो बल्तिस्तान में बैठी हुई थी, आगे तो गिलगित में थी नहीं, वहाँ तो स्काउट्स थे, और 50% सिख थे। सिख वो थे जिन्होंने अभी ज़िंदगी में एक बार भी राइफल फायर नहीं की थी, रिक्रूट थे। तो उन मुस्लिम्स ने इन सिखों को मारा, और पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान, बाद में स्कार्दो में एक सीज, लंबी कहानी है, वो 6 महीने चलती रही, बिना किसी पाकिस्तान सोल्जर के आए हुए जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के मुस्लिम्स ने और गिलगित स्काउट्स ने मिलके जम्मू कश्मीर से छीन लिया। दिस हैपन्स अराउंड 31st ऑफ अक्टूबर। अच्छा। तो गिलगित वालों का जो ड्रीम था कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, फिर उनको वार्निंग दी गई कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तुम्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसने दिया ये वार्न? अंग्रेजों ने। विलियम ब्राउन ने बड़ा क्लियरली बोला कि ये तुम करोगे तो तुम्हें ठोक दिया जाएगा। तो फिर उनको पाकिस्तान के साथ मर्ज किया गया। पाकिस्तान को बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हो गया और आपके पास आ चुका है। पाकिस्तानी एक भी नहीं था वहाँ पे, कोई फौजी नहीं था। लेकिन यहाँ जो गुलमर्ग ऑपरेशन साइन हुआ, उसमें फिर 8 और 9 अक्टूबर 1947 में पुंछ में इन्वेजन हुआ पहला। वो आए और कोटली वगैरह उन्होंने घेर लिया, फोर्ट ओवन एक जगह थी वो कैप्चर कर ली, पाकिस्तानियों ने कपड़े पहने हुए थे कबायलियों के, तो यहाँ से अटैक शुरू हुआ था। और 22 अक्टूबर को वो पहुँचे हैं, उन्होंने कश्मीर में अटैक किया, बिकॉज बीच में पीर पंजाल खड़ा है,
तो जम्मू प्रोविंस 7-8 अक्टूबर को हुआ, जिसके हिस्ट्री बुक्स में कोई लिखता नहीं है, भूल गए लोग उसमें। उसमें दबा के मैसेकर हुए 30,000, 18,000, और इधर वो घुसे ये। तो वो तो खैर भी 47 में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है, 1.5 साल लड़ाई चलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि उन दिनों 46 में जब एक बार एट्रोसिटी बस बता दीजिए, एट्रॉसिटी ये थी कि मीरपुर जगह थी जम्मू प्रोविंस। क्योंकि ना हमारे बारे में ना बार बार रिपोर्ट्स आते हैं, विदेश में बैठे लोग बार बार बताते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन ये वो। सर क्या हुआ, अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है हिमाचल से ना, एक चंबा डिस्ट्रिक्ट से एक SOS वीडियो आई थी, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई करंट अफेयर की। तो जब मैं उसकी रिसर्च करने लगा तो एक न्यूज़ 18 का आर्टिकल आता है, द चंबा मैसेकर दैट नोबडी टॉक्स अबाउट एंड इज हिडन इन हिस्ट्री बुक्स। तो 36 लोगों को HM के लोग आए और मारा। अरे नहीं, वो तो पता है। वो क्या है कि चंबा से बस जाती थी भद्रवाह, हाँ चंबा हिमाचल और हाँ भद्रवाह। अभी तो रोड बन गई, तब भी कच्ची रोड थी। हाँ। तो बस से उतार के मारे थे उन्होंने, वहाँ उनका मेमोरियल है। उसको चंबा में से कर कह सकते हो। वैसे था वो बेसिकली बिल्कुल बॉर्डर पे, वो कश्मीरी टेररिस्ट ने हम्म। भद्रवाह मारा था। उसके बाद डोडा में बड़े मैसेकर हुए थे गाड़ियों से उतार उतार के। आई थॉट चंबा में मैसेकर ऑफ सम ब्रिटिश टाइम, ऐसा। ये तो पता है, वी नो दिस। वी नो दिस, वही। हाँ हाँ, वो फिर छुप गया हिस्ट्री की किताबों में। जो तो कि ये आप मैसेकर जो बता रहे थे अभी हाँ, वाला, 47 के जो बड़े बड़े मैसेकर हुए, सबसे पहला एक बिम्बर जगह है। हाँ, बिम्बर गली। बिम्बर गली नहीं, बिम्बर बिम्बर अच्छा गली तो रजौरी और पुंछ के बीच में। ये बिम्बर जो है चिनाब छंब के पास है, अच्छा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिनाब हाँ रिवर। हाँ। तो वहाँ को 3,000 लोगों को मारा था, उन्होंने घेर लिया था। जो मैं मतलब नॉर्मल सिविलियंस को मार रहे हैं। हाँ हाँ, क्या सिविलियन से क्या परेशानी है? हिंदू मुस्लिम ना यार। अच्छा। देखो ये 60,000 की जो मैंने बताई थी ना आपको कि 60,000 फौजी थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े। ये लोग कौन थे? 18 साल 16 साल से लेके 20-22 साल के यंग बच्चे। ये वर्ल्ड वॉर लड़ने चले गए। यहाँ पे कुछ जैसे होता था अंडर डेवलप्ड एरिया, आज भी वो अंडर डेवलप्ड है। तो ब्रिटिशर्स उनके घर में मनी ऑर्डर भेजते थे। इतने मनी ऑर्डर आने शुरू हुए कि वहाँ पे एक ही मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस था मीरपुर में। पुंछ मीरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट थे, इनका जो हेडक्वार्टर मीरपुर में, एक ही पोस्ट ऑफिस था। इतने मनी ऑर्डर आने शुरू, 60,000 मनी ऑर्डर आने शुरू करें कि ब्रिटिश को स्पेशल अपने एक्स्ट्रा स्टाफ वहाँ पोस्ट करना पड़ा। तो जब तक वर्ल्ड वॉर चलती रही, मनी ऑर्डर आते रहे, घर वाले भी खुश, लड़के उधर खाना पीना मिला, वो दुनिया घूम रहा है, वो भी खुश, जो मर गया जो है। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ब्रिटिश ने कहा कि अपनी आर्मी बहुत बड़ी है, छोटी करो इसको। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने कहा कि ये जो लोग आए हुए हैं, इनको कोई इन्होंने परमानेंटली जॉब तो किया नहीं था, बता के लाया था भाई लड़ाई के टाइम पे, इनको डिस्चार्ज कर दो। तो उन्होंने सब बंदे को, हर बंदे को एक एक राइफल पकड़ाई, 2-2 मैगजीन पकड़ाई, राउंड भरे हुए 40 राउंड, बोले जाओ, तुम जाओ, तुम्हारे राजा को हम पैसे भेजेंगे, तुम्हारी डेवलपमेंट करेगा। बेसिकली ये था कि भाई प्लान ये था कि ये लोग जाएं, जिस इलाके से आए हैं उस इलाके को, जो जो कंसर्न राजा है वो उस इलाके को डेवलप करे, ठीक जॉब बात। अपॉर्चुनिटीज़। तो वही बात होगी 15 लाख वाला जो शोशा चला था। तो वो पैसा इनके पास आना था, महाराजा के पास, और डेवलपमेंट में लगना था। पैसा तो पहले आया नहीं। दूसरा र्यूमर ये आ गई कि महाराजा ने पैसा आया, महाराजा पैसा खा गया। अच्छा। तो वो जैसे कि मेरी जेब में 15 लाख क्यों नहीं आया, तो लोगों ने बोला हमारे पैसे नहीं। तो ये सारा पाकिस्तान का, क्योंकि रजौरी पुंछ जो पहले से ही इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करता वॉरफेयर थी बिल्कुल। तो जेलम बीच में था, हाँ। जेलम के ऊपर पुल थे, वहाँ से वो आते थे, किश्तियाँ पकड़ के आते थे। और शेख अब्दुल्ला ने जो पार्टी बनाई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पहले, बाद में देखा कि सेकुलर होना चाहिए तो उसने बना दी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी और फिर बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। तो इंडियन नहीं लिखते वो। अच्छा। तो वो उनको फिर इंडिया तो काफिर हो। नहीं अभी करना पड़ेगा तो समय। अभी आप कश्मीरी हो, आप बोल सकते हो। तो वो जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी ना, वो मुस्लिम लीग से सीधी सीधी एफिलिएटेड थी। पाकिस्तान की जो डिमांड करता मुस्लिम लीग भारत में, वो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग वहाँ पे पार्टी थी, उनसे उनकी एफिलिएशन थी। तो उनका बड़ा ग्रिप था रजौरी और पुंछ इलाके में। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को पहले मारा नहीं, हिंदू सिखों को सिर्फ डराया शुरू में। गाँव रात को घेर लेना, पत्थर पत्थर मारने, फसलों में आग लगा देनी कि हम लूटेंगे, तुम्हारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। तो जो इज्जतदार लोग थे वो भागते हुए गए महाराजा के पास कि भाई हमें बचाओ। तो 6 बटालियन थी, मैंने बताया जो, उसमें एक लद्दाख में लगी हुई थी, लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान में। एक गिलगित में तो वो थे स्काउट्स, बल्तिस्तान और लद्दाख में एक ही बटालियन थी, वो दुनिया से कट ऑफ दूर। श्रीनगर में 2 बटालियन थी, जम्मू में 2 बटालियन थी, और रजौरी पुंछ में 2 बटालियन थी, श्रीनगर में 1 बटालियन थी, जम्मू में 2 बटालियन थी, और एक लद्दाख में थी। तो जब वहाँ प्रेशर पड़ा ना,
ये भी ये भी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। और स्कॉट जो था वो ब्रिटिश था। उसने महाराजा को बोला कि सर रजौरी पुंछ में हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, तो ये फ़ौज वहाँ भेज देते हैं। तो कश्मीर की सारी फ़ौज उठा के एक बटालियन को छोड़ के सारी की सारी रजौरी पुंछ में डाल दी। तो एक एक बटालियन अकेली, बटालियन मतलब 700-800 बंदे लद्दाख पूरे में, एक बटालियन कश्मीर पूरे में, और बाकी जो 4 बटालियन बची और 2 बटालियन को दोबारा बनाने की रेज़ कर रहे थे, वो अभी चल ही रहा था, अटैक हो गया। तो बिम्बर में 3,000 लोग मारे गए। फिर मीरपुर बहुत प्रॉस्परस टाउन था। वो आज के सारे का सारा जो डैम है इनका, बंगला डैम, उसके नीचे है पानी में। तो मीरपुर में 3 दिन मैसेकर चला। 18,000 के आसपास वहाँ पे लोगों को मारा गया। वहाँ पे एक बटालियन थी स्टेट फोर्सेस की। उनको घेरा हुआ था पाकिस्तान आर्मी के बीएमपीज़ और छोटे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी आ गई थी। तो जहाज़ ऊपर से जब भारतीय सेना का, बिकॉज़ दिस इज़ हैपनिंग इन मंथ ऑफ अक्टूबर नाउ, अक्टूबर-नवंबर की बात है। तो इंडियन आर्मी आ चुकी थी 27 अक्टूबर को कश्मीर में, उसके बाद इधर भी आ गई रजौरी पुंछ में। तो ये जहाज़ आता था ना, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, रेडियो सेट खराब उनका डैमेज हो चुका था। तो एक टाइम ऐसा आया कि सीईओ को लगा कि अब ये टाउन, बहुत बड़ा शहर था वो, मीरपुर वाज़ अ बिग टाउन, कि वो नहीं बचा सकते। तो वहाँ अनाउंसमेंट की, भई आप ऐसे करो कि अब हम आज यहाँ से निकल जाएँगे। वो मैसेज ही सबको नहीं मिल सका। अब इमेजिन कीजिए कि नोएडा जितना तो नहीं था ऑफ कोर्स, बट बहुत बड़ा शहर था, कम्युनिकेशन थी नहीं। तो जो लोग निकल गए वो तो फ़ौज के साथ निकल गए, जो निकल गए उनके पीछे-पीछे ये मारने के लिए आते गए, लेकिन उसमें उसमें उस बटालियन के काफ़ी लोग मारे गए थे। बट जो आगे सिविलियन चल रहे हैं ना, उनको घेर के बटालियन चल रही थी, उनके भी काफ़ी 70-80 जवान, अफ़सर वगैरह मारे गए, उनको बचाने के चक्कर में। जो अंदर रह गए ना टाउन में, तो वहाँ एक आर्य समाज का स्कूल था, जिसके कुआँ था, उस कुएँ में उस वार्डन ने और 30 लड़कियों ने जंप मार दिया कि भई ये तो छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ लड़कियों के पास ज़हर था, पहले इश्यू कर रखा था, बिकॉज़ जो बिम्बर में हुआ था ना, उनको पता है ये क्या करेंगे हमारे साथ। तो जिनका ज़हर ख़ास करके वो खा गई, पर बहुत बड़ा शहर था, तो बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो उन्होंने क्या किया, सारे हिंदू सिखों को खड़ा किया, गला काट दिया, और लेडीज़ और बच्चों को लेके वो चले गए। एक अलीपुर गुरुद्वारा है वहाँ पे, आज भी है, वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया, शरणार्थी कैंप। और वो जब जा रहे थे ना मीरपुर से अलीपुर, जेहलम के पार, अली बेग जो पाकिस्तान में है, मीरपुर जो है वो इधर था जम्मू कश्मीर में। तो रास्ते में जब जाते हुए बेट लग रही है यार, वो लड़की जा रही है, वो जो लड़का जा रहा है उसको फूंड रहा है, एक गोली में 25 पैसे, मार गोली। उसको यहाँ मारनी थी, यहाँ लग गई, वो पड़ा हुआ है, 25 पैसे जीत ली शर्त, उस टाइप के। तो वहाँ रेड क्रॉस वाले बाद में आए, किसी ने बताया, तो जब उन्होंने देखा जो उनका हाल है, कि लोगों को ना बिल्कुल ही 20-25-30 ग्राम चावल और सॉल्ट के ऊपर रखा था उन्होंने, एंड रेप मोलेस्टेशन की तो कहने की बात ही नहीं है। तो रेड क्रॉस वाले उन सबको, सर्वाइवर्स को उठा के उनको ऑप्शन दिए, और सारे मोस्ट ऑफ देम शिफ्टेड टू इंग्लैंड। इसलिए इंग्लैंड में और फिर यूएसए में भी मीरपुरियों की बहुत तगड़ी एक उनके संगठन है आज, दे डूइंग वेरी वेल। उनकी ये कंप्लेन है कि हमें महाराजा ने नहीं बचाया, ये उनका व्यू है, क्योंकि कौन वो लोग हैं जो उस टाइम 8-8, 9-9, 10 साल के बच्चे थे, बाकी बड़ों को तो मार दिया था उन्होंने। अब बच्चा वही सुनता है, समझता है जो उसको बताया जाता है। एज ए फौजी आई नो कि जो बटालियन ने, दे ट्राइड देयर बेस्ट, आधा मीरपुर ने बचा लिया, ले आए थे 15,000 बंदे निकाल के, और खुद बहुत मरे उसमें। तो मीरपुर was about 18,000 people killed, और रजौरी had the worst massacre। तो वहाँ तो लाइन लगा के खड़ा करते थे और तलवारों से काटते थे। तो मेरा क्वेश्चन ये था अपने दादाजी से कि आप लोग आगे से लड़े क्यों नहीं? तो उसमें ये था कि भाई हथियार था नहीं, जिसने भी रोकने की कोशिश की फिर उसको काटते थे धीरे धीरे सबके सामने। तो अगर आप चुपचाप कटवा लो तो गला कटवा लो, अगर आपने थोड़ा सा आगे से रेसिस्ट किया तो फिर आपके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे जिंदा। रजौरी की फिगर 30,000 की फिगर है मैसेकर की, और लास्ट ग्रुप जब उसको काट रहे थे तब इंडियन आर्मी पहुंची थी, और वहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसमें लाशों का ढेर, मैस ग्रेव बना के फेंका हुआ था। दिस मतलब टोटल जम्मू प्रोविंस में बिम्बर, मीरपुर और रजौरी को अगर मिलाओगे तो अबाउट 50,000 to 60,000 पीपल गॉट मैसेकर्ड इन अ टाइम ऑफ 2 वीक्स। कश्मीर में मुजफ्फराबाद में मैसेकर हुआ, बारामूला में मैसेकर हुआ, लेकिन तब तक पॉपुलेशन काफ़ी निकल गई थी, उसकी बड़ी कहानियाँ बाद में बनी। अब जम्मू कश्मीर की स्टोरी सुनाने लगो ना, ख़त्म ही नहीं होती। आई आई डोंट थिंक वी हैव सो, वी मस्ट हैव ओवरशॉट द टाइम, बट फैक्ट ये है कि जो उस टाइम की पॉलिसी थी कि अब शेख अब्दुल्ला को निकालो तो बात करेंगे, तो आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो उसका पूरा ब्लेम बाद में महाराजा के सिर पे डाला गया कि वो डिले कर रहा था। ये नहीं बताया जाता कि वेवल ने कहा था कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। जब माउंटबेटन ने पॉलिसी चेंज की, इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, तो उसने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेजा नेहरू जी के पास। नेहरू जी की प्रॉब्लम क्या थी महाराजा हरि सिंह के साथ,
कि जब शेख अब्दुल्ला को अंदर डाला था ना 46 में, तो नेहरू जी कहते हैं कि मेरा दोस्त है, मैं इसकी केस लड़ने आ रहा हूँ श्रीनगर। और नेहरू जी ने यही काम नाभा में भी किया था, तो वहाँ भी उसको पकड़ के अरेस्ट किया था और नेहरू ने माफ़ी मांग के निकला था वहाँ से, जेल से। यहाँ महाराजा ने कहा यहाँ मत आना, यहाँ बहुत सेंसिटिव हालात हैं, वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, फेयर ट्रायल करेंगे। वो माने नहीं, आ गया। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है भाई, 46 की बात है, 46 में ही न्यू इज़ अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। तो महाराजा ने उसको, महाराजा के गवर्नर ने, उसने जाकर उसको अरेस्ट नहीं किया, डिटेन कर लिया। एक रेस्ट हाउस में बोला आप यहाँ बैठो, उसके आगे नहीं जा सकते। तो उसके साथ 3-4 और मुर्गे थे, छोटे छोटे वकील। हाउस अरेस्ट करने। हाउस अरेस्ट, डिटेन। तो जो उनके साथ टीम आई हुई थी ना, उसको बोला आप जाओ, उनको श्रीनगर जाने दिया, इसको नहीं। और इसको फिर जब पता चला दिल्ली में मौलाना आज़ाद को कि वहाँ उसको डिटेन कर लिया, पहले नवाब ने पकड़ा हुआ था, बोला ये सैपा पड़ गया, उसने बोला सर वापस आओ जल्दी, बोल काम, ही वेंट बैक। पर उसको जो ईगो हर्ट हुई ना कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक छोटा सा महाराजा मेरे को पकड़ लिया, उस चक्कर में जब वो जो प्राइम मिनिस्टर, हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गया प्रपोजल लेके जुलाई में कि सर एक्सीड कर लेते हैं, अगले महीने आज़ादी है, तो इसे नो, शेख अब्दुल्ला को छोड़ो। और अगली बार जब शेख अब्दुल्ला का ट्रायल चल रहा था ना, अगले साल आया था, फिर 47 में आया था वो, महाराजा बोला आओ आप, बट कम व्हेन आई टेल यू टू कम। उसके बाद सिचुएशन खराब हाँ, रहती। खराब मत करो, भड़काओ। तो यहाँ पे मतलब भड़काने वाला वो पुराना सिस्टम था, क्योंकि कांग्रेस, जैसे मैंने कहा ना, महाराजा की स्टेट, किसी भी महाराजा स्टेट में नेशनल पार्टीज नहीं थी, अलाउड नहीं थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस का एक पैरेलल था पीपल्स कॉन्फ्रेंस। सारे प्रिंसली स्टेट्स में एक पार्टी थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती थी प्रिंसली स्टेट्स में जहाँ बैन था। उन सभी पीपल कॉन्फ्रेंस का जो प्रेसिडेंट था शेख अब्दुल्ला था। तो कांग्रेस ने उसको इतना चढ़ा रखा था सिर के ऊपर। और जब ये लड़ाई चली 1.5 साल, जब पाकिस्तान से लड़ाई चलती रही, मतलब इसका मतलब ये है कि जवाहरलाल नेहरू वाज लुकिंग फॉर अ मुस्लिम फेस। तो उसने बड़ी बार बोला ना कि आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट, उसके स्टेटमेंट है। ही वाज लुकिंग फॉर अ मुस्लिम फेस टू समहाउ जस्टिफाई द। हाँ, तो दैट्स व्हाट, ये जो आप, नेहरू जी को होश पता कब आई? 62। ना 62 तो बड़ी लेट हो गया। 48 में जब लड़ाई चल रही थी, भीषण लड़ाई लड़ी हुई थी, शेख अब्दुल्ला जब दिल्ली आता था, नेहरू के घर में रहता था, तभी तो लोग कहते हैं उसका भाई था। अब मैं, जैसे मैं कहा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। वहाँ एक जर्मन न्यूज़ कॉरस्पॉन्डेंट आया, जर्नलिस्ट, उसने इंटरव्यू लिया शेख का कि ये जो हो रहा है तो क्या। जिस दिन, उससे पहले 22 अक्टूबर 47 को, जिस दिन पाकिस्तान ने अटैक किया है भारत पे, कश्मीर पे, उस दिन शेख अब्दुल्ला के मैसेंजर 2, बाद में एक उसमें से एक हमारा चीफ मिनिस्टर बना, वो पाकिस्तान में थे जिन्ना को निगोशिएट करने के लिए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान से मिलना चाहता है। जिन्ना रिफ्यूज टू मीट देम। जिन्ना भी ये सनकी था एक्चुअली, जिन्ना शिया था, इस्माइली था, वो सुन्नी नहीं था, उसके अपने इश्यूज थे। नो जी, एक सुन्नी स्टेट क्रिएट की जिन्होंने, बीइंग जो भी वो अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। तो बेसिकली बट है तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ। शेख अब्दुल्ला, मतलब शेख अब्दुल्ला का मैसेंजर। आपको पता है मैं आपसे ये बातें सुन रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर ठीक से इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी ने फंडिंग नहीं दी ना, तो ऐसे टॉपिक्स पे ना रिसर्च ही नहीं होगी। ये होगी। और अगर रिसर्च नहीं होगी तो हमें ये पता आज भी नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट तो है नहीं जो डिक्लासिफाई होगी। हमें बहुत सारी डॉट्स ना पता ही नहीं चलेंगे, नहीं पता, और अगर वो नहीं पता चलेंगे तो आगे जब कभी ये प्लान ऐसे हो तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे, कॉन्टेम्पलेट नहीं कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही है। इसलिए जब मैंने किताबें लिखी तो यही था कितनी कि यार किताबें लिख दी सर? 30 और सारी जे एंड के पे। मैगजीन टाइप लिखा है क्या आपने? नो नो, एक एक लाख, नहीं, सवा लाख वर्ड्स की बुक्स एक मैगजीन में कितनी गोलियां होती? डिपेंड करता कौन सा वेपन है। 30 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती वही मैं कह रहा हूँ, एक मैगजीन खाली कर दी। नहीं, नहीं। एक दिन आपने ट्वीट किया था, इनके लिए एक मैगजीन है। काफी हाँ, है। वो तो वो ऐसे ही कहा था, बट द फैक्ट रिमेंस इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट। कब से आपने ये लिखना शुरू किया? तो काफ़ी साल हो गया। मैं जब सर्विस में था, मेरी पहली 1 2 3 हाँ 3 किताबें तो मेरी सर्विस में पब्लिश हो गई थी, जो कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती है फौज में ना, यू कांट पब्लिश। तो आई वाज राइटिंग मच बिफोर आई टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट 2017। तो मेरी जो पहली बुक पब्लिश हुई थी आफ्टर अप्रूवल, 4 इयर्स लगे थे उसको अप्रूव होने के लिए आर्मी क्वार्टर में। तो इट केम आउट इन 2011 फर्स्ट बुक पर रिटायरमेंट। हाँ, बट फिर मैंने क्या किया कि मैंने लिखना शुरू किया। तो ऐसा कि ये जब तक सर्विस में हूँ, मेरे को अगर एक किताब को क्लियर करने के 4 साल लगेंगे। और सर्विस के बाद टाइम नहीं लगता। सर्विस के बाद डोंट हैव टू टेक अप्रूवल ना। हालांकि मैंने, क्योंकि मेरी जो 1947-40 सीरीज़ पे मैंने 5 किताबें लिखी,
ज्योग्राफिकली वो बहुत बड़ी स्टेट थी ना, तो नौशहरा की एक अलग कहानी है, पुंछ की अलग कहानी है, कश्मीर की अलग कहानी है, लद्दाख में गिलगित की अलग कहानी है, और ये जो थितवाल और गुरेज़ का नाम सुनते हैं, इनकी अलग कहानी है। तो 1.5 साल ऑपरेशन चले, लड़ाई चली। तो मैंने 5 बुक्स लिखी, तो उनके जो फ़ोरवर्ड है ना, वो सारे सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स ने लिखे। तो जब आप किसी सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल या किसी भी सर्विंग ऑफिसर से लिखवाते हो फ़ोरवर्ड, तो भी वो अप्रूवल के लिए अपने उसकी अपनी सेफ्टी के लिए अप्रूवल आर्मी क्वार्टर से लेना पड़ता है। बट वो जल्दी हो गया था काम। तो मैंने फिर सारा जो डेटा इकट्ठा और किया ये सारी सचिन। बुक्स सेबर एंड क्विल पे लिखते हैं? नहीं, पहले तो मेरे वितासा पब्लिकेशन भी थे, और भी थी, कुछ मैंने खुद पब्लिश की थी। हाँ। तो अभी मेरी सारी किताबें सेबर एंड क्विल के ऊपर हैं। एंड दे आर ऑल अवेलेबल ऑन अमेज़न? अमेज़न, किंडल, मोस्ट ऑफ देम ऑन किंडल आल्सो, एंड दे आर बिग बुक्स। फिर मुझे लगा कि यार ये मिलिट्री हिस्ट्री जैसे हम लिखते हैं ना कि प्लाटून यहाँ से गई, नक्शा-वक्शा, तो कई लोगों को पसंद नहीं आता। मतलब इट्स मैटर ऑफ टेस्ट ना। तो मैंने क्या किया फिर, जैसे 5 किताबें लिखी हैं ना, तो मैंने फिर एक किताब लिखी एज़ ए नैरेटिव स्टोरी, हुँ। बैटल फॉर कश्मीर। तो उसमें ये सारा निचोड़ के ना मैंने उसकी स्टोरी बना दी, विच इज़ 99.9% एक्यूरेट। हुँ। डेट, टाइम, नेम सब एक्यूरेट है। हुँ। लेकिन इट फ्लोज़ लाइक ए स्टोरी, इट फ्लोज़ लाइक ए मूवी स्क्रिप्ट। अच्छा। इनफैक्ट उस पे मूवी के ऑलरेडी राइट्स किसी ने खरीद रखे हैं। तो बिकॉज़ यंगर जनरेशन के लिए आई वांटेड कि दे शुड हैव अ ईज़ी रीड। जैसे गलवान वाली जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैंने लिखी लीप ऑफ स्नो लेपर्ड। इट इज़ अगेन लाइक अ स्टोरी। तो पढ़ने में आपको बेसिकली क्या आप बता रहे हो कि आपको सही कहानी सुनाई जा रही है। फॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे, मिलिट्री लैंग्वेज में लिखेंगे, तो नॉर्मल जो जिसको यूज़ टू नहीं, वो पढ़ नहीं पाता, बड़ा ड्राई सी हो जाती है, कट एंड ड्राई। बट व्हेन यू राइट एज़ अ नरेशन, यू सेट अप लाइक, if I have to write a military history of two of us sitting, so it will be like in one room, you and me are sitting and discussing. If I have to write a narration, I'll say there's a room, there's a light, there's a plant, and there's a mic, and थोड़ा सा सेटिंग, थोड़ा मतलब उसकी परसेप्शन थोड़ी सी आसान हो जाती है, उसको परसीव करना आसान हो जाता है।